everybody, this is दिग्राज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो से क्लास 10th हिस्ट्री का एक और धुआंधार चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है. बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ना, समझना, जानना इस चैप्टर को. यह जो चैप्टर है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक अलग पर्सपेक्टिव देगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज जो आज आप देख रहे हैं, फैक्ट्रीज जो आज आप देख रहे हैं, ये पूरा किस तरह से ग्रो हुआ है. हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका एक टाइमलाइन पे नैरेटिव देखेंगे कि कैसे जो चीजें आज आपको देखने को मिल रही है वो एग्जिस्ट करती है. आज ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखते हैं, फैक्ट्रीज देखते हैं, ये सब कैसे डेवलप हुई है, उन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमने वाला है. और सिर्फ इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है. इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यहां पर आपको एक पैटर्न समझ में आएगा. यहां पर आपको अलग अलग सेक्शंस जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वर्कर्स हो गए, उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई है वो समझ में आएगा. बहुत कुछ समझ में आएगा. तो आई होप आपको एक बड़ी पिक्चर क्लियर हुई है कि चैप्टर आखिरकार किस बारे में है. द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब मैं अगर चैप्टर की थीम की बात करूं, एक इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो हेडिंग समझो वही, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कि इंडस्ट्रीज जो आज आई है वो आज आई है ना, मतलब आज आप जिस तरह से देख पा रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लो, चाहे इंडिया की बात कर लो, लेकिन क्या ये हमेशा से थी? नहीं, हमेशा से थी नहीं. तो फिर ये कैसे डेवलप हुई, उसके पहले क्या सिस्टम था? अब जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है तो क्या क्या चेंजेस आए थे लोगों की लाइफ में, लैंडस्केप में, इंडस्ट्रियलिस्ट की लाइफ में, वर्कर्स की लाइफ में. हर वो नजरिए से ये चैप्टर आपको चीजों को बेहतरीन तरह से दिखाएगा. और जैसे आपने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, वहां पे आपने क्या देखा कि एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव चलता है चीजों का चैप्टर्स में और एक इंडियन पर्सपेक्टिव चलता है. मतलब पर्सपेक्टिव तो एज सच इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि लिखी ही गई हिस्ट्री वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, लेकिन इंडियन साइड जरूर दिखाया जाता है कि इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पीरियड में. तो जैसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपने देखा कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जुड़ रही थी, इंडिया में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा था. ठीक उसी तरह से ये वाला चैप्टर भी, उसके बाद जैसे प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, उसमें भी आपको पैटर्न वही रहेगा. क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है तो वो पूरा का पूरा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे. मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, वो इंडस्ट्रीज कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं, वहां के वर्कर्स की लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है. वहां पे इंडस्ट्रीज जब बढ़ रही थी तो हैंडलूम, मतलब हैंड पावर और स्टीम पावर में क्या डिबेट थी, नहीं थी, पहले कॉटन मिल्स वगैरह कैसे डेवलप हुए, तो वो सारी चीजें. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेस्टर्न इंपैक्ट या फिर वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा. अब वही वाली चीज है कि पैरेलल में आप इंडियन पर्सपेक्टिव भी देखेंगे. इंडियन पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडियंस ने जो हिस्ट्री लिखी हो, बाकी वेस्टर्न्स ने, मतलब वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट कैसे देखा, वो भी उन्होंने लिखा हिस्ट्री में. तो वो इंडियन साइड भी आपको देखने को मिलेगा. एंड दिस इज द थीम ऑफ चैप्टर. चैप्टर की थीम बड़ी सिंपल सी, सीधी सी, सटीक सी यही है कि आप इसी पैटर्न में क्या करेंगे, चीजों को पढ़ते चलेंगे कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव और इंडस्ट्रियलाइजेशन कोर थीम रहेगी कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे देखा गया, क्या इंपैक्ट रहे, क्या क्या उसका प्रभाव रहा. वैसे ही इंडिया के केस में भी सिंपल सी थीम है. टॉपिक्स की अगर बात करें तो देखो, टॉपिक्स यहां पे बताता हूं मैं आपको. तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्रीज जो आज आप देख रहे हैं हमेशा से ऐसी नहीं रही है. आप सोचोगे कि जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुए होंगे तब से इंडस्ट्रीज लेके आ गए होंगे. वो इंडस्ट्रीज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप होती है. हम कहते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की बात करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां, रशिया से आया? नहीं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वही इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है. तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, उसके पहले कैसे लोग रहते थे? तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात करेंगे, हाउ द फैक्ट्रीज केम अप इनिशियली, वो वाली चीज पढ़ेंगे. अब जब फैक्ट्रीज वगैरह आ गई तो हैंड लेबर और स्टीम पावर में एक डिबेट थी. लोगों जो थे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, तो वो इस चीज में कंफ्यूज रहते थे कि हैंड लेबर का इस्तेमाल करें कि स्टीम पावर मशीन्स को ले ले, अडॉप्ट कर ले. आज आप देखोगे आज बड़े स्केल पे मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है. क्या ये हमेशा से था? नहीं. वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? ठीक है. तो ये इतनी पूरी चीज जो, ये दोनों टॉपिक जो है, वर्कर्स की लाइफ जो थी वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे अफेक्ट हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो ये पूरा का पूरा आपको जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं वो बताता है. वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इंडियन पर्सपेक्टिव या फिर इंडियन साइड. तो फैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज. अब ये वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हो गई, यहां पे इंडस्ट्रीज आ गई. यहां की इंडस्ट्रीज जब आ गई तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह जहां जहां कब्जा किया, जहां जहां कॉलोनी बनाई, वहां जाके भी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करी. तो वहां कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो क्या हमारे अपने लोगों ने, इंडियंस ने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड वाला टॉपिक पढ़ा था आपने, ध्यान है?
तो वही इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने हमारे यहां पे भी फैक्ट्रीज बिल्डअप करना शुरू करी क्या? तो फैक्ट्रीज कमसप में हम यहां देखेंगे कि यहां पे इंडिया में कैसे वर्कर्स की लाइफ इफेक्ट हो रही थी, यहां कैसे फैक्ट्रीज आ रही थी। तो ये पूरा का पूरा जो इंडियन पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, फाइन। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे तो पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मार्केट फॉर गुड्स, ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं ये आपको बताते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, हमारे यहां भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या पेक्युलरिटीज थी? पेक्युलरिटीज मतलब क्या है कि कुछ अलग से दिखने वाली चीजें क्या थी वो, और मार्केट फॉर गुड्स में लास्ट टॉपिक स्टैंड अलोन रहता है हमेशा से, आपने जैसे देखा होगा। तो यहां पे मार्केट फॉर गुड्स वाले टॉपिक में आपको क्या बताया गया है पता है? इसमें ये बताया गया कि गुड्स तो प्रोड्यूस किए जा रहे थे, लेकिन गुड्स वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे अगर प्रोड्यूस हो रहे थे तो इंडिया में कैसे बेचे जा रहे थे, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुल मिला के। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रॉडली आप ऐसे 3 डायमेंशंस में इस चैप्टर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अब उससे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये कि टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप नोट्स वगैरह सारी पीपीटीज वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकें, और कब कौन सा सेशन आने वाला है उसकी आपको अपडेट्स मिलती रहे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहां से। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको एक बड़ी थीम जो है वो समझ में आ गई कि आखिरकार चैप्टर क्या है, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर पर्दा खुलता है और चैप्टर के सामने, मतलब आपके सामने चैप्टर की यह पिक्चर आती है सबसे पहले, ये वाली। ठीक है, अब आपको यहां देखने को मिल रहा है कि परी सी उड़ती हुई आ रही है। अब ये क्या दर्शाना चाह रही है देखो, तो ये जो है 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे, ईटी पॉल। ठीक है, ईटी पॉल जो थे, तो उन्होंने एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस करी थी, और उस म्यूजिक बुक पे आपको क्या देखने को मिलता है, कवर पेज जो है, तो वहां पे ये इमेज थी, और इस इमेज का टाइटल दिया गया था डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब एक नए शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, तो नई शताब्दी का प्रारंभ, डॉन सुबह का समय तो वो बताया गया डॉन ऑफ द सेंचुरी। अब ये इमेज जो है, ये जो कवर पेज आपको देखने को मिल रहा, आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो क्लोजली ऑब्जर्व करना। ये नीचे क्या है, एक व्हील है। ठीक है, व्हील है, मतलब ऐसा व्हील होगा, तो व्हील का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, व्हील है, और वहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक व्हील की जो है ऐसे पंख लगे हुए हैं। पंख क्या दर्शाते हैं? उड़ान दर्शाते हैं, उड़ जाना दर्शाते हैं, है ना, वो चीज है। अब दीदी जो है, तो दीदी वहां पे खड़ी हुई है इस तरह से। अब ये क्या है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस, एंजल ऑफ प्रोग्रेस है। ठीक, तो प्रॉस्पेरिटी की, प्रोग्रेस की देवी उस तरह से दर्शाया गया है। अब अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मशीन्स है, मशीन्स वगैरह, ये रेलवे लाइन, ये कार, ठीक है, कैमरा वगैरह, ये सारी मशीनरीज वगैरह पीछे दर्शाई गई है, पीछे सारी मशीनरी दर्शाई गई है। अब ये मैंने आपको एक मतलब मोटा माटी बता दिया कि क्या क्या उसमें एलिमेंट है। अब अगर हम पढ़े तो इस इमेज को अगर एनालाइज करें, तो एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज गॉडेसेस लाइक फिगर, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी। उन्होंने क्या करा, हाथ में जो एक फ्लैग रखा, तो बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी मतलब क्या है कि एक नई शताब्दी प्रारंभ होने जा रही है, 1900, मतलब अब एक नई शताब्दी में आप एंटर कर रहे हो। शी इज जेंटली प्रीज्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम। ठीक है, तो जेंटली प्रीज्ड मतलब क्या है कि आप देखोगे तो वो एक पैर पे ऐसे खड़ी हुई है बढ़िया स्टाइल से, ठीक, ऑन अ व्हील। ठीक है, व्हील विथ विंग्स विच इज सिंबलाइजिंग टाइम, कि हाँ समय बता रहा है, चक्र जो रहता तो चलता रहता ना, एटर्निटी, कंटिन्यूटी को दर्शाता है वो चीज। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, और उनकी जो फ्लाइट है मतलब इस तरह से वो उड़ने की तैयारी में बस। तो अब ये जो परी उड़ने की तैयारी में है, तो वो क्या बता रही है कि वो फ्यूचर की तरफ जा रही है। और बैकग्राउंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, रेलवेज, कैमरा मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। तो कुल मिला के इस इमेज से आपको क्या समझ में आया? कभी कभी अब जैसे आप बोलो सर ये इमेज का इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हो, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने इमेज देखी पहली, यहां पे आप एक इमेज देख रहे हो, एक इमेज और देखोगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि राइट अ ब्रीफ स्केच ऑन द इमेज द डॉन ऑफ सेंचुरी क्रिएटेड बाय ईटी पॉल। अब आपको उसके बारे में लिखने को जाएगा तो क्या लिखोगे, तो आप यही डिस्क्रिप्शन दोगे। एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है, शी इज जेंटली प्रीज्ड ऑन अ व्हील व्हिच इज सिंबलाइजिंग टाइम। बैकग्राउंड में आपको सिंबल ऑफ प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, जैसे कैमरा मशीन हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गई, ट्रेन हो गया, फैक्ट्री हो गई। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है, ये सारी चीजें दर्शा रही है कि इंडस्ट्रीज वर दी पॉपुलर इमेजिनेशन एट दैट टाइम। इंडस्ट्रीज को ऐसा माना, जैसे आज हम देखते हैं क्या, आज हम बोलते हैं एआई इज गोइंग टू डिफाइन द 21st सेंचुरी, इस तरह से बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बदल देगा। उस समय पे 1900s में जब इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो उस समय पे मशीन, कैमरा जो आज हमें बहुत सिंपल चीज लगती होगी, लेकिन उस समय पे ये सारी चीजों को ऐसे देखा जाता था कि दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, और बदला उन्होंने, है ना। तो वही केस यहां पे दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट इमेज, अगली इमेज जैसे देखोगे तो पिक्चर ऑन दी पेजेस ऑफ ट्रेड मैगजीन। अब इसे ट्रेड मैगजीन के
पेजेस पे इस तरह की पिक्चर बनी है, उस पिक्चर का टाइटल क्या दिया है, टू मैजिशियंस। ठीक है, टू मैजिशियंस दिया है। अब टू मैजिशियंस में आपको यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं। अंकल नहीं है, ये पॉपुलर कैरेक्टर है अलादीन। ठीक है, अलादीन और अंकल इधर नीचे है। तो अंकल ये हाथ में क्या है, मशीन गन लेके नहीं खड़े, वो मतलब एक तरह का क्या है, ब्रिज बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे ऐसे लोहे के उस पे हाथ रख के खड़े हैं, बढ़िया फाइन। अब ये दोनों इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों इमेजेस में देखो, मैं आपको एसेंस बता देता हूं। अलादीन के पास क्या था, चिराग था। चिराग घिसा, उसमें से जिन निकला, हुकुम मेरे आका। हुकुम मेरे आका बोलते बोलते महल बना, उन्होंने महल बना दिया। फाइन, इतना सिंपल होता था कंस्ट्रक्शन। और ये नीचे वाली इमेज में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अंकल खड़े हैं मशीन लेके, मॉडर्न वर्कर, तो मॉडर्न वर्कर जो है वो हुकुम मेरे आका अपनी मशीनों को बोलता है, और मशीनों से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये एफिल टावर, ये ब्रिज, ये सारी चीजें बनाए, ये शिप, ये बड़ी बड़ी कह सकते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन क्रिएशन करे हैं, जो कि पहले क्या लगता था कि अलादीन के चिराग से ही हो सकते, पहले जादू से ही हो सकता था। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या कंपेयर किया गया, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ट्रेड मैगजीन में ये बताया गया है कि आज का अलादीन कौन है, मॉडर्न वर्कर है, जो अपनी मेहनत से, अपनी मशीन से बड़े बड़े ह्यूज कंस्ट्रक्शंस कर रहा है। फाइन, ये चीज इस इमेज में बताई गई है। तो टू मैजिशियन पब्लिश्ड इन इनलैंड प्रिंटर्स 26 जनवरी 1901, मतलब वही टाइम है 1900 1901। तो क्या दर्शा रहे हैं ये जो इमेजेस हैं, ये उस समय की पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर करती है, जो बताती है कि हाउ मच fascination was associated with industries and all, with machines and all। समझ में आ रहा है? ये कहानी है। तो अगर आप एनालाइज करोगे तो इट शोज टू मैजिशियंस, ये जो इमेज है दो मैजिशियंस को दर्शाती है। ठीक है, टू मैजिशियंस लिखा है यहाँ पे। तो द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस विथ हिज मैजिक लैम्प। चिराग से उसने क्या करा, बहुत सुंदर सा पैलेस बना लिया। ओरिएंट मतलब क्या होता है, पुराना। ओरिएंटल वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता तो वो ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए, जहां पे कह सकते हैं जो थोड़ा सा मॉडर्न नहीं है, पुराना है ब्रिटिशर्स के हिसाब से, उनके लिए ओरिएंट वर्ड यूज किया जाता है। फिर दूसरा देखोगे, द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मशीन हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न मैकेनिक हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स अ न्यू मैजिक, बिल्ड ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स एंड हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। तो ये मॉडर्न मैकेनिक जो अपनी मशीन से ये पूरा तामझाम बना दे रहा है। दूसरा इमेज वो दर्शा रहा है, अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट, द मैकेनिक स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। जैसे आप यहां पे क्या लिखा है, ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल के सिनोनिम्स अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्टर्न। तो ये ईस्टर्न वर्ल्ड को बताया, जिसे ओरिएंट बताया गया, पास्ट बताया गया कि पहले जादू चलता था, अब वो जादू जो है वो हकीकत है, और वो मॉडर्न मैकेनिक वर्कर्स वगैरह जो वो पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो टू मैजिशियंस वाली इमेज क्या दर्शा रही है, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई है। ठीक है, तो टू मैजिशियंस वाली इमेज वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड को कंपेयर कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रोग्रेस वगैरह मैजिक लैंप से जो होती थी, अब वो रियलिटी में मॉडर्न मैकेनिक अपने मशीन्स, टूल्स की मदद से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। समझ में आया? अब ये दोनों इमेजेस को अगर आप एनालाइज करोगे तो दोनों इमेजेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही इमेजेस में मैंने आपको बताया कि फैसिनेशन किस चीज से जुड़ा गया है, मशीन से जुड़ा गया है। ठीक है, मशीनरी वगैरह से। तो यहां पे ट्रायम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बताया जा रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में विजय किसकी हो रही है, मशीन्स की हो रही है, मॉडर्न वर्ल्ड की हो रही है। मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीम शिप्स। मॉडर्न वर्ल्ड में इन सारी चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है क्या, कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से जुड़ा हुआ है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मशीन, फैक्ट्री, रेलवे, स्टीम शिप, ये सारी चीजें ग्रोथ को दर्शा रही है। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन thus becomes simply a story of development। तो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप देखोगे तो इट इज इक्वेटेड विथ व्हाट, स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज के आने से विकास हुआ है, ऐसे जोड़ा गया है। अब यहां पे सवाल आते हैं बहुत सारे कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस ग्रुप ने क्या इंपैक्ट सहन किया, या फिर किस ग्रुप ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या मॉडर्न मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम हमेशा शुक्रगुजार ही रहेंगे, या फिर उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे। तो मल्टीपल क्वेश्चन। अब मैंने आपको बता दिया कि वो जो टाइम था, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 20th सेंचुरी की बिगिनिंग, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इस पूरे टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करी। तो इंडस्ट्रीज का जो गुणगान किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल उठ सकते हैं, वो सारे सवाल अपने मन में उठा लो। क्यों? क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव में आगे मिलते चलेंगे। समझे? तो ये पूरे चैप्टर की थीम है, कहानी है,
ये पूरे चैप्टर का मतलब एसेंस है। ये दो इमेजेस मैंने क्यों समझाई है, जो 10 मिनट मैंने आपके लिए 10 से 12 मिनट ये लेने के पीछे का कारण ये था सिंपल सा, कि आपको एक आइडिया तो लगे, किस चीज का आइडिया लगे आपको, कि कैसे कैसे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा गया वेस्टर्न वर्ल्ड में। फाइन, तो नाउ मूविंग अहेड। अब जैसे अगर आप देखोगे तो टॉपिक क्या है आपके सामने, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कोई भी चीज शुरू होने से पहले उसका इतिहास रहता होगा। मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके पहले मैंने कैसे शुरू किया, एक सवाल ये आता है। तो वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, तो उसके पहले क्या स्थिति थी, यहां से शुरू करते हैं अपन कहानी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके पहले क्या स्थिति थी, यहां से कहानी शुरू करेंगे। तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब देखो यहां पे क्या है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे ही देखा जाता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण क्या है, तो आप बोलोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहले फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होंगी, तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। फाइन, तो ये तो बहुत प्री कंसीव्ड नोशन लेके चलेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, जब इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू द फैक्ट्री प्रोडक्शन। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्या, कि प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में हो रहा है बहुत ज्यादा। फाइन, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इमेजिन करते हैं तो जो काम करने वाले लोग होंगे, हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, है ना। फिर क्या है, हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। और अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई होगी इनिशियल लेवल पे, वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजों के थ्रू इक्वेट किया गया, इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू क्या किया गया, इक्वेट किया गया इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड ऑल। क्लियर हुआ। अब यहां पे लेकिन आप बोलोगे ना, तो ये जो देखने का तरीका है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद फैक्ट्रीज, ठीक है, ये एक रॉन्ग नंबर है। क्यों रॉन्ग नंबर है ये, उसके पीछे का कारण समझाता हूं मैं आपको। कि इस आइडिया के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रीज या फिर वर्कर्स, ये सब फैक्ट्रीज से ही जुड़े हैं, कि जब फैक्ट्री आई होगी तभी शुरू हुआ होगा, तो ये अपने आप में थोड़ा सा गलत है। क्यों, क्योंकि इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। तो देखो, अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है, कि गुड्स जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स को बेचा जा रहा है, ये सारी चीजें, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को किससे इक्वेट कर रहे हैं, मैंने बताया, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन से जोड़ रहे हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है पता है, कि एक छत के नीचे जब क्या हो रहा है, जब एक छत के नीचे मतलब आपने एक फैक्ट्री का मतलब ये है कि आपने क्या करा, एक प्रीमाइसेस बनाया, उस प्रीमाइसेस के अंदर वर्कर जाते हैं, वही मशीन से वही काम होता है, वही रॉ मटेरियल आता है, वही फिनिश गुड बनता है। तो एक छत के अंदर जब सब काम हो रहा होता है तो वो फैक्ट्री, एक यूनिट जो आपको देखने को मिल रहा है, उसे फैक्ट्री कहा जाता है। अगर फैक्ट्री वर्ड की हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री का इनिशियल मतलब ये होता था कि जहां पे जो फैक्टर्स होते थे, फैक्टर्स मतलब क्या है, कि जो लोग काम संभालते थे, वो लोग अपना सामान जब डिपॉजिट करते थे, गोडाउन को फैक्ट्री कहा जाता था पहले। फिर उसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लगा, वहीं पे प्रोडक्शन होने लगा, तो ऐसे फैक्ट्री वर्ड इवॉल्व हुआ है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना होगा कि फैक्ट्रीज के आने से पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फैक्ट्रीज के आने से पहले भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते थे। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फैक्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, वर्कर्स को आप फैक्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री से जोड़ रहे हो, तो वो एक रॉन्ग नंबर है। क्यों, क्योंकि देयर इज प्रॉब्लम विद सच एन आइडिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगिन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो फैक्ट्रीज के आने के पहले भी प्रोडक्शन होता था। अब आपके मन में एक बहुत जोर से सवाल आया होगा, क्या, कि वो कैसे होता था। ठीक है, वो कैसे होता था, तो वो होता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में। अब इस शब्द की गरिमा को समझना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो मतलब क्या होता है पता है, प्रोटो मतलब होता है पुराना। ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है पुराना। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी है, 6th की हिस्ट्री में आपको क्या बताया गया है, कि हिस्ट्री से पहले भी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड रहा है। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या है, कि हिस्ट्री से पहले का भी पीरियड, मतलब जब हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, जब हमें एविडेंसेस मिल रहे, कहीं कंकाल मिल रहे, कहीं पत्थर मिल रहे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे भी एक हिस्ट्री रही होगी। तो जब वेल डिफाइंड हिस्ट्री चालू हो रही है, उसके पहले भी हिस्ट्री रही होगी। ठीक है, हिस्ट्री तो अर्थ बना है तब से हिस्ट्री है, करोड़ों साल हो गए, तो हमारी जो हिस्ट्री हम वेल डिफाइंड तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके पहले भी हिस्ट्री रही होगी, और उसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है।
ठीक। तो वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे फैक्ट्री से एसोसिएट किया जा रहा है, वो फैक्ट्रीज के आने से पहले भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो लिखा है। तो वो जो टाइम पीरियड था जब प्रॉपर तरीके से फैक्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी, उसके पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसके पहले जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। समझ में आया ना? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है कि क्रूड पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कच्चा पीरियड। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट तक क्लियर कर दूंगा एक और अच्छी, ठीक है। तो अब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ गए हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आई है कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सिस्टम था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा फैक्ट्रीज से ना जोड़ा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उसके पहले भी क्या था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था, और वो जो प्रोडक्शन होता था, जिस तरीके से होता था, वो जो पूरा सिस्टम था, उसे प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्रैक्टिस। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑन ग्राउंड देखते हैं अपन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगिन मूविंग टू कंट्री साइड। जो मर्चेंट्स थे ना, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे शहर में रहते थे मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब क्या है कि इसकी टोपी उसकी सर करने वाले, कि उन्होंने यहां से रॉ मटेरियल लिया, इसको रॉ मटेरियल दिया, इससे गुड्स बनवाया, किसी और को कपड़े पहना दिए और पैसे उनसे ले लिए। आया समझ में? तो मर्चेंट जो होते थे, इस प्रकार से जो सामान इधर उधर करते थे, तो वो मर्चेंट्स टाउन जो थे ना, जो शहर थे यूरोप के, वहां से उठ के किधर जाने लगे, गांव की तरफ। घूमने नहीं जाते थे। क्यों जाते थे समझना। तो द मर्चेंट्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड यानी गांव होते हैं। तो अब वो क्यों जाते थे, तो दे यूज्ड टू सप्लाई मनी टू द पीजेंट्स ओवर देयर। तो वहां जहां किसान हुआ करते थे, किसानों को, जो आर्टिशियंस होते थे, जिन्हें कपड़ा बुनते वगैरह आता था, उन्हें पैसा देते थे। ज्यादा आ गया था क्या? नहीं, उन्हें पैसा देते थे और उन्हें परसुएट करते थे कि तुम भाई साहब क्या करो, गुड्स बना के दो हमें। गुड्स बना के दो इन द सेंस कि जैसे रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन लेके गए, कॉटन के साथ में पैसा भी लेके गए, बोल दिया कि ये लो कॉटन और ये लो पैसे, दिवाली बनाओ बढ़िया, लेकिन हमें क्या कर दो, हमें 1000 शर्ट बना के दे देना, हम आएंगे 2 महीने बाद। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या होता था, ये जो मर्चेंट्स होते थे, ये मर्चेंट्स शहर से निकल के गांव की तरफ जाते थे, गांव में लोगों को एडवांस देते थे, एडवांस देके उन्हें परसुएड करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में शर्ट बेचेंगे, तुम्हें भी पैसा दे रहा हूं, मैं भी पैसा कमाऊंगा, तुम शर्ट बना दो। क्योंकि उस समय फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, है ना, उस समय फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, तो ये सिस्टम था। अब इसी के पैरेलल में, जैसे अगर आप देखोगे, इसी के पैरेलल में ये 2 लाइन ऐसी जब बनी रहती है, इसका मतलब पैरेलल। इसी के पैरेलल में आप क्या देखोगे, इसी के पैरेलल में देखोगे कि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा था, एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज हो रही थी। यूरोपियंस अपने पानी के जहाज खुदा दिए थे उन्होंने समुद्र में, और निकल जाते थे कहीं भी एक्सपीडिशन पे, साउथ अफ्रीका पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए, वहां कॉलोनी बना ली। अब उन्होंने जब कॉलोनीज बनाई तो उन्होंने देखा कि कॉलोनीज में लोग तो क्या है, इनके पास मतलब कॉलोनीज में लोग बहुत सारे हैं, यहाँ मार्केट दिख रहा है हमें, तो मार्केट दिख रहा है तो मतलब क्या करेंगे कि यहाँ यूरोप में सामान बनवाएंगे और ये सामान बेचेंगे। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा था, एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज हो रहा था, इसके चलते क्या है, इसके चलते द डिमांड फॉर गुड्स बिगिन ग्रोइंग। ठीक है, गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। अब मर्चेंट्स जो यहां पे देखने को मिल रहे हैं आपको, तो मर्चेंट्स को समझ में आ रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड उस समय तक इंटरनेशनल होने लगा था। तो मर्चेंट्स क्या करते थे, वहां से ऑर्डर देते थे, एडवांस देते थे कंट्री साइड में, यूरोप में ही, वहां गुड्स बनवाते थे और उन गुड्स को फिर ये वर्ल्ड ट्रेड में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो जो पार्ट समझ में आ रहा है आपको, यार कौन सा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था फॉर इंटरनेशनल मार्केट, तो वो इस तरह से होता था। कोई फैक्ट्रीज में नहीं होता था, कंट्री साइड में गांव में बैठे हुए किसान और आर्टिस्ट जो होते थे वो प्रोडक्शन कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और ये जो सिस्टम बना, तो ये सिस्टम क्या कहलाता था, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। समझ में आ रहा है? बड़ी लार्ज स्केल फैक्ट्रीज के आने से पहले कैसे प्रोडक्शन होता था। अब सवाल यहां पे आता है कि बट द मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन द टाउन्स। ये मर्चेंट्स जो है ना, गांव गांव ही खेलते थे, शहर में नहीं जाते थे। अब आपके मन में सवाल आएगा, मेरे मन में भी सवाल आया, मैंने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी, मेरे मन में भी आया कि शहर में क्यों नहीं जाते थे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में भी आ जाएगा ऐसा, जैसे हमारे मन में आ सकता है, तो एग्जामिनर के मन में क्यों नहीं आएगा कि why the merchants could not expand their production within towns, why the merchants were relying over the countryside for the production to international market। ठीक है, तो मर्चेंट्स शहर में क्यों नहीं अपना दबदबा बना पा रहे थे। मर्चेंट्स इतना धूप में बारिश में जाते थे गांव में, वहां एडवांस देते थे, वहां से प्रोडक्शन करवाते थे, शहर में एक फैक्ट्री लगा लेते। ठीक है, तो अब उसके पीछे का कारण समझो, व्हाई मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल इन टाउन्स। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से कनेक्ट करो जरा, तेजी से दौड़ लगाओ 2 चैप्टर पीछे। क्या वहां हमने ट्रेड गिल्ड्स के बारे में पढ़ा था, नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव कर दी थी। गिल्ड मतलब क्या होता है कि ग्रुप्स,
कार्टेल बना लेना, ठीक है, टोली बना लेना। तो टाउन्स में पहले ही ट्रेडर्स की टोलियां बैठी रहती थी, ट्रेड गिल्ड्स थे, अर्बन क्राफ्ट्स थे, मतलब वहां पे बिजनेस अलग ही चल रहा था टाउन में अपने लेवल पे। फाइन, अब ये जो मर्चेंट्स थे इन्होंने सोचा कि हम टाउन में अगर मार्केट कैप्चर करें तो टाउन में मार्केट कैप्चर करने दे नहीं रहे थे उनको। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से ही अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स जो थे पावरफुल तरीके से बैठे हुए थे, ठीक है। तो क्या है ट्रेड गिल्ड्स और अर्बन क्राफ्ट्स? तो दीज वर द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, they trained craft people, maintained control over production, regulated competition and price and restricted the entry of new people into the trade। ये ट्रेड गिल्ड अपना टोली बना के बैठे थे, नए लोगों को अंदर कंपटीशन में आने नहीं दे रहे थे। they restricted the entry of new people into the trade। तो इसी के चलते मर्चेंट्स ने क्या बोला कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो उस टाइप से मर्चेंट्स ने बोला कि गांव तरफ चलो, उधर ही क्या करेंगे, पीजेंट्स और आर्टिशंस को एडवांस देंगे, मनी सप्लाई करेंगे और उनको परसुएट करेंगे कि तुम प्रोड्यूस करो, वो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे। आया समझ में? तो इस कारण से क्या है कि मर्चेंट्स जो थे वो अपने प्रोडक्शन को प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में सिर्फ कंट्री साइड तक ही सीमित रखते थे, ठीक है। दे कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। साथ ही साथ क्या होता है, ट्रेड गिल्ड्स वगैरह जो शहर में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी थी, ये जो ग्रुप्स अपनी जड़ें वहां पे मजबूत कर चुके थे ना, तो इन्हें क्या था, इन्हें पीछे से सपोर्ट भी था रूलर्स का। तो रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक तरह का ट्रेड गिल्ड था। अब वो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो उसको क्या है, ब्रिटिश क्वीन ने क्या दे दिया था, चार्टर दे दिया था, चार्टर ग्रांट कर दिया था कि जाओ इंडिया में तुम ही ट्रेड करने जाना हो, किसी को नहीं आने देंगे हम। फाइन, तो इस तरह से क्या होता था कि रूलर्स जो हुआ करते थे, रूलर्स भी इस तरह के अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स को परमिशन ग्रांट करके रखते थे। इसके चलते क्या है कि शहरों में जड़ें जो थी अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स की मजबूत थी, और इसी कारण से ये जो मर्चेंट्स थे ये टाउन्स तक नहीं गए, समझ गए, ये मर्चेंट्स टाउन तक नहीं गए। तो देयरफॉर इट वाज डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन्स, सो दे टर्न टू कंट्री साइड, ठीक है, सो दे टर्न टू कंट्री साइड। उन्होंने भी देख लिया कि जिधर अपना सिक्का चल पड़े उधर ही चढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वो बोलते हैं दिस इज बिजनेस, हम टाउन्स में जाएंगे नहीं, वहां कंपटीशन बहुत है, चलो किधर, गांव की तरफ चल पड़ो। समझ में आया? तो इस तरह से जो मर्चेंट्स थे उनकी ये स्थिति थी। कमिंग बैक टू द मेन स्ट्रीम पे आ जाओ। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आया क्या है? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वाला जो पीरियड है, इसे हम समझ रहे हैं कि जब प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं आया, फैक्ट्रीज नहीं, उसके पहले जो प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट में, इट वाज बेस्ड मोर ऑन दी कंट्री साइड। टाउन्स में जाते नहीं थे मर्चेंट्स। क्यों नहीं जाते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आगे बढ़े तो क्या है, हाउ प्रोडक्शन टुक प्लेस इन दी कंट्री साइड ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आया आपको कि क्या टाइम पीरियड है, ठीक है, क्या हो रहा है, मर्चेंट्स शहरों में क्यों नहीं जा रहे। अब सवाल स्पेसिफिकली ये आता था कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में गांव में प्रोडक्शन होता था कंट्री साइड में, कैसे होता था? सवाल ये बन गया, हाउ प्रोडक्शन टुक प्लेस इन कंट्री साइड ड्यूरिंग द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कैसे होता था? तो मर्चेंट्स जो होते थे शहर से, दे मूव टू कंट्री साइड, ठीक है, दे गिव एडवांसेस टू द पुअर पीजेंट्स। तो पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशन बिगेन टू वर्क फॉर मर्चेंट्स। और वो क्या करते थे, पुअर पीजेंट्स और आर्टिशंस को एडवांस देते थे, और वो पुअर पीजेंट्स और आर्टिशंस जो होते थे, दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब आपके मन में एक सवाल यहां पे भी आया, क्यों? अपना कोई काम धंधा नहीं होता था उनका कि बैठे रहते थे कि मर्चेंट्स आएंगे, हमें एडवांस देंगे और हम उनके लिए काम करेंगे, खुद का काम हम करते। क्यों काम करते थे? पॉइंट है ना, आर्टिशंस और पुअर पीजेंट्स मर्चेंट्स के लिए क्यों काम कर लेते थे? वेल्ले बैठे रहते थे क्या? तो अब यहां पे समझना, देखो, दिस वाज द टाइम व्हेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपीयरिंग एंड कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड। क्या हो रहा है, कॉर्न लॉस वगैरह वाला चैप्टर पढ़ा है, फिर कनेक्ट करो। तो आपने वहां देखा था पहले क्या होता था कि ओपन फील्ड्स वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, तो कोई भी कहीं भी खेती कर लेता था। कॉमन्स मतलब क्या है, जो जमीन ऐसी हुआ करती थी विच इज ओपन टू ऑल थी, वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो खेती करते थे सभी लोग। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब इंडस्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे आना चालू कर रही थी ना, तो ओपन फील्ड्स डिसअपीयर हो रही थी, ठीक है, थिंग्स वर चेंजिंग इनटू अर्बन लैंडस्केप, सब शहरीकरण हो रहा था। तो जब खेती की जमीन कम हो रही थी, तो ये जो पुअर पीजेंट्स थे, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स थे, इन लोगों के ऊपर इंपैक्ट आया। इन्होंने सोचा कि यार अब खेती करने के लिए जगह कम हो रही है, फाइन। तो cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetable, hay and straw, had to now look for alternative source of income। उन्होंने बोला कि धंधा चौपट हो रहा है, धंधा बदलना पड़ेगा। किसने? तो यहां पे आपको दिख रहा है जो कॉटेजर्स, पुअर पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स होते थे, उन्हें क्योंकि अब जगह कम हो रही है, कॉमन लैंड्स जो है डिसअपियर हो रहे थे, फील्ड्स, ओपन फील्ड्स जो थी वो डिसअपियर हो रहे थे, तो उसके चलते उन्होंने बोला
कि वी नीड टू थिंक अबाउट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। यहां तो दुकानदारी बंद होती दिख रही है, तो कुछ दो पैसा कहीं दूसरी जगह से कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये धंधा चौपट होता दिख रहा है। खेती में मुनाफा नहीं रह गया, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household। और जिनके पास जमीन भी थी तो कम जमीन हुआ करती थी, इस कारण से क्या है कि सभी लोगों का जीवन यापन हो जाए उतनी जमीन में, ये पॉसिबल नहीं था। फाइन, ये स्थिति थी। समझना कि why the poor peasants started, या फिर why the small farmers started working for merchants। मर्चेंट्स के लिए क्यों काम करने लगे थे? तो मर्चेंट्स के लिए इसलिए काम करने लगे थे क्योंकि उनका जो अपना काम था वो थोड़ा सा डगमगा रहा था, ठीक है। और इस केस में जब मर्चेंट्स ऐसे हाथ में गड्डी लेके पहुंच गए कि ये लो एडवांस ले लो, तुम तो बस काम कर दो हमारा, तो वो बड़े खुश होते थे। कौन? पुअर पीजेंट्स। सो इन दिस सिचुएशन मर्चेंट्स प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम व्हिच सपोर्टेड द श्रिंकिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम जो कम हो रही थी, उस श्रिंकिंग इनकम को सपोर्ट करने के लिए जब मर्चेंट्स पहुंचे वहां पे, तो मर्चेंट्स एक वाइबल अल्टरनेटिव लेके पहुंचे कि हाँ तुम बड़े अच्छे आदमी हो, लाओ एडवांस दे दो हमको, तुम्हारा काम कर देंगे, जाओ बाद में आना 1 महीने बाद, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सिस्टम डेवलप हो रहा था, ठीक है। दिस इज हाउ द प्रोडक्शन टुक प्लेस इन कंट्री साइड ड्यूरिंग द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ रहे हो? फिर क्या आता है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप डेवलप्ड ओवर हियर। तो अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नए मर्चेंट्स टाउन्स में जाके प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टाउन्स और कंट्री साइड में एक बहुत बेहतरीन क्या हो गया था, रिलेशन डेवलप हो गया था। वो कैसे डेवलप हुआ था? तो मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड्स। तो ये मर्चेंट्स जो है टाउन्स में रहते थे, लेकिन पूरा का पूरा काम कहां होता था? गांव में होता था। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, रहते हम भोपाल में और हमारा काम चल रहा है कहां पे? दिल्ली में। तो उस टाइप से स्थिति बन गई थी, उस टाइप से स्थिति बन गई थी क्या कि मर्चेंट्स वर बेस्ड इन, मतलब मल्टीनेशनल नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मल्टी सेक्टर्स कंपनीज डेवलप हो गई थी। कैसे कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को जोड़ दिया था। फाइन, तो जैसे टाउन्स में पैसा था तो ये मर्चेंट्स जो है एडवांस कर देते थे पैसा, कहां? कंट्री साइड में। अब कंट्री साइड में जैसे अगर आप वो शब्द देखोगे ना वहां पे, स्टेपलर, फुलर, तो वो हर एक इंसान के नाम है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कपड़े का एग्जांपल ज्यादा लिया गया है, तो जो क्लोथ्स बन रहे थे, कॉटन क्लोथ्स बन रहे थे, तो उस प्रोसेस में स्पिनिंग, धागा बनाना, ठीक है, वीविंग, उस धागे से कपड़ा बनाना, कलरिंग करना, डाइंग वगैरह, ये सब पूरा गांव में ही काम हो जाता था, ठीक है। मर्चेंट्स क्या करते थे? मर्चेंट्स ने पैसा दिया, किसी को स्पिनिंग के लिए, किसी को वीविंग के लिए, किसी को डाइंग के लिए, हर काम के लिए। स्पिनिंग के लिए उसने 20-25 लोगों को लगा के रखा है अपने यहाँ, ठीक है, मतलब गांव में ही 20-25 लोगों को ऑर्डर देके रखा है। अब जब धागे से कपड़ा बुन जाता था तो फिर क्या है, कपड़े को बुनने के बाद में फिर क्या उस पर जैसे उसको सिलाई के लिए अलग दे दिया, स्टिचिंग वगैरह का अलग काम देके रखा 10-20 लोगों को। तो मर्चेंट्स ने एक पूरा ऐसा नेटवर्क गांव में अपना फैला के रखा था। तो पूरा कपड़ा तैयार जो होता था, प्रोडक्ट तैयार जो हो जाता था, गांव में हो जाता था, फिर वो लंदन आ जाता था, लंदन में उसकी फिनिशिंग होती थी, फिनिशिंग होने के बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था और वो पैसा आता था मर्चेंट के पास में। मर्चेंट फिर वही पैसे का एक हिस्सा अपना प्रॉफिट रख के, ऐसा पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया था, ठीक है। एक पूरा का पूरा सिस्टम टाउन और कंट्री साइड में इस तरह से डेवलप हो गया था, समझ में आया? तो ये एक सिस्टम था जो हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा, क्या कि कैसे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन थिंग्स ऑपरेट करती थी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले चीजें कैसे ऑपरेट करती थी, वो एक सिस्टम यहां पे बताया गया है, और इस सिस्टम को प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता है। अब प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की डेफिनेशन अगर सिंपल 2 नंबर में पूछ जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। कमर्शियल एक्सचेंज हो रहा है ना, शहर से गांव, हर जगह सामान इसकी टोपी उसके सर कर ही रहे। Fine. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. ध्यान रखिएगा, क्या बताया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? फैक्ट्री से आने का पहले का समय, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जहां पे गुड्स जो है वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, और वो अब कहीं फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर रहे थे, वो अपने घरों में काम करते थे, ठीक है, अपने घरों में काम करते थे, और मर्चेंट जो हुआ करते थे वो इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते थे। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। और इस तरह से क्या है, हर स्टेज पे स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है, नीटिंग, डाइंग, तो हर स्टेज पे क्या है 20 से 25 वर्कर्स जो है, पीजेंट जो है, एक मर्चेंट के लिए काम कर रहे होते थे। तो एक मर्चेंट के अंडर में हर स्टेज जैसे 5-6 स्टेज में 50, 100-150 वर्कर जो है एक मर्चेंट के अंडर में काम कर रहे, तो ये सिस्टम ऐसे चल रहा था। ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था। आई होप अब आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक क्लैरिटी मिल गई है कि क्या है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज के आने से पहले का सिस्टम, जहां पे मर्चेंट्स वगैरह इस तरह से प्रोड्यूसर्स से काम करवाते थे। प्रोड्यूसर्स कंट्री साइड में अपने घरों में काम करते थे, ना कि फैक्ट्रीज में।
ठीक है, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब क्या हो रहा है, तो ये तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की कहानी है, ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रीज केम अप। अब इंडस्ट्रीज जब आना स्टार्ट होती है, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, तो ये फैक्ट्रीज कैसे डेवलप होती है वो बताओ आप थोड़ा सा। तो अब वही चीज पढ़ते हैं। तो 1730s टू लेट 18th सेंचुरी की अगर बात करें, लेट 18th सेंचुरी मतलब जैसे क्या है 1890s 1890s तक की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 1730 से लेट 18th सेंचुरी तक अगर आप जाओगे तो द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। जिसमें आपको बता रहा हूं ना कि यहां पे हम कॉटन का एग्जांपल, कॉटन को हीरो बना के चलेंगे पूरी कहानी में। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो कॉटन उस समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हुआ करता था। रॉ मटेरियल कैसे? क्योंकि कॉटन ले जाया जाता था, उन्हीं कॉटन से क्या बनता था, धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से पहनने वाले कपड़े और फिर लोगों को कपड़े पहना दिए जाते थे। समझ में आया? तो वो चीज आपको समझना होगा कि कॉटन जो है द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। तो जब कॉटन का ट्रेड बढ़ा तो ये दर्शाता है कि धीरे धीरे चीजें इंडस्ट्रियल लाइन पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन। टाइम देखो 1760, 1760 में ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन जो है वो इंपोर्ट करता था अपने देश में, मतलब ब्रिटेन में। वो इधर उधर से, इंडिया से, वहां से, यहां से 2.5 मिलियन पाउंड का कॉटन लेता था। 2.5 मिलियन पाउंड, बस सिंपल, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो बाय 1787 कितना समय बदला है, मार्च 60 से 70, 80 और 87, 27 साल में ये जो इंपोर्ट है ना वो इट सोल्ड टू 22 मिलियन पाउंड्स। अब 22 मिलियन पाउंड, ठीक है, 22 मिलियन पाउंड का आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है यहां पे। मतलब 22 मिलियन पाउंड का कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। खाने लगे थे क्या कॉटन? कॉटन खा नहीं रहे थे, मतलब इतना इंडस्ट्रीज ने कंजम्पशन बढ़ा लिया था। जब इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तो दिखती बात है इतना ही गुड्स बन रहे होंगे, मतलब इतने ही कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यही चीज है। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बदल रहा था। ये जो इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा था, लोगों ने कॉटन खाना शुरू नहीं कर दिया था, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दर्शा रहा था कि अब जैसे दिखती बात है कि आपकी एक इंडस्ट्री है, आप अगर 1000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदते थे और आपने रॉ मटेरियल 10,000 रुपए का खरीदना चालू कर दिया, इसका मतलब ये है ना कि आप जितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उतना ही गुड्स भी बना रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि रॉ मटेरियल खरीद खरीद के खुद ही खाने लग गए। तो यहां पे वही चीज आपको समझना होगी कि जब एक कॉटन का इंपोर्ट ब्रिटेन में इतना बड़ा, तो ये दर्शाता था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज फूट रही थी। क्यों फूट रही थी, ये वाला पॉइंट है यहां पे। तो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन द लेट 18th सेंचुरी, कैसे बढ़ी? तो रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ कॉटन कंजम्पशन, या फिर हाउ द इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड, हाउ द कॉटन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड। तो वो सीरीज ऑफ चेंजेस क्या थे? देखो, सबसे पहला, अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे बदलाव आए, इनोवेशंस हुए, जिससे क्या हुआ, जिससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ गई। जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये सारी प्रोसेस है कपड़ा बनाने की, ठीक है। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, तो ये सारी चीजें जब क्या हो रही है, ये सारी चीजें जब एडवांस होते जा रही है तो और तेजी से इंडस्ट्रीज क्या कर पा रही है, और तेजी से प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो क्या होता था, व्हाइट बोर्ड पे आप हाथ से लिखते थे, 1 घंटा लिखने में जाता था, फिर आप क्या करते थे, 1 घंटा लिखने में जाता था, फिर वीडियो बनाते थे, फिर सारी चीजें जाती थी। अभी क्या है, अभी क्या है, पीपीटी बनाना, तो पीपीटी फटाफट बनती है, रिलेटिवली फटाफट बनती है। अब व्हाइट बोर्ड पे बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ता था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी ले सकते हो, सारी चीजें। तो अब क्या होगा कि जब क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ इन्वेंशन, स्मार्ट बोर्ड का इन्वेंशन से क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो गया, वीडियोस फटाफट निकल जाते हैं। समझ में आया? तो वही केस यहां पे है, क्या कि जब इन्वेंशंस हुए बहुत सारे, तो उन इन्वेंशंस के चलते क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो गया। समझे? और जब प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो गया तो दिखती बात है कि दिस वाज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कॉटन, है ना। फिर क्या है, दे एनहांस्ड द आउटपुट पर वर्कर, एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न्स। स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न बन सकता था क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। वर्कर आउटपुट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मशीन की मदद से आपने क्या करा, वर्कर की एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया। तो ये सारे रीजन थे जिसके चलते क्या धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लाइन पे प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो रहा था, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन तेज हो रहा था, है ना। आगे क्या है, देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। रिचर्ड आर्कराइट जो है, तो उन्होंने क्या किया, कॉटन मिल को क्रिएट किया। फिर रिचर्ड आर्कराइट का नाम ध्यान रखेंगे, कॉटन मिल के एस्टैब्लिशमेंट से उनका नाम जोड़ के रखेंगे। तो पहले कंट्री साइड में जो मैनुअल प्रोडक्शन होता था ना, अब वो मैनुअल प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया किधर, टाउन्स में मिल्स विथ मशीन्स। तो जब
रिचर्ड आर्कराइट ने, ये रिचर्ड आर्कराइट है, अंकल को नमस्ते करो। क्यों? क्योंकि इन्हीं की मदद से आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे फैक्ट्रीज आना चालू होगी। तो अभी तक जो गांव में प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम चलता था कि वर्कर्स जो है, आर्टिशन जो अपने घरों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आप किधर की तरफ शिफ्ट कर गए? शहरों की तरफ शिफ्ट कर गए। वर्कर शिफ्ट नहीं करे, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो पूरा पूरा शहर की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि शहर में आप क्या देख रहे हैं, कॉटन मिल्स वगैरह डेवलप हुई, इस तरह से मशीनरी का मदद लिया गया। तो यही पॉइंट बताया गया कि जो कंट्री साइड में मैनुअल प्रोडक्शन होता था, नाउ इट शिफ्टेड टू टाउन्स। ठीक है, मिल्स विथ मशीन्स जो है वो आपको देखने को मिल रही थी वहां पे। फाइन, तो विद इन द मिल ऑल दी प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। तो एक कॉटन मिल के अंदर में क्या है कि सारी प्रोसेसेस जो है, अब ऐसा नहीं कि स्पिनिंग कहीं हो रही है, वीविंग कहीं हो रही है, डाइंग कहीं हो रही है, अब सारा ही काम एक ही छत के नीचे होने लगेगा। कुछ याद आ रहा है करण अर्जुन क्या, कि जब सारा काम एक ही छत के नीचे होने लगेगा तो क्या बन रही है? फैक्ट्रीज बन रही है। और इस तरह से क्या है, वो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड से आप मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन वाली लाइन में आ रहे हो। ठीक है, तो रिचर्ड आर्कराइट ने जब कॉटन मिल को स्टैब्लिश किया, तो वो मैनुअल प्रोडक्शन जो कंट्री साइड में हुआ करता था, प्रोडक्शन उससे हट के टाउन्स में, मिल्स के अंदर में मशीन्स की मदद से होने लगा। सारा काम एक ही छत के अंदर, विद इन द मिल ऑल दी प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। दिस अलाउड मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, अ वॉच ओवर क्वालिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर। तो अब वो इंडस्ट्रियल लाइन डेवलप हो रही थी। ठीक है, पहले क्या है कि घर में बैठे हैं, खाना बना लिया, काम कर लिया, सारी चीजें। अब लेकिन जब एक छत के नीचे हो रहा तो वर्कर्स काम पे आते थे। एक काम करने वालों के अलावा कोई मैनेजमेंट का आदमी होता था जो देखता था, क्वालिटी को सुपरवाइज करता था, चीजों में यूनिफॉर्मिटी लाता था। इंडस्ट्रियल लाइन पे फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है अब वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इन्हीं चीज को क्या कहा गया, जब इस तरह से एक ही छत के अंदर में जब सब काम होने लगा, तो दीज सेक्टर्स या फिर कह सकते हैं दीज प्रोडक्शन यूनिट्स केम टू बी नोन एज फैक्ट्रीज। ठीक है, ऐसे फैक्ट्रीज बन गई। समझ गए? तो ऐसे फैक्ट्रीज बन गई। अब फैक्ट्रीज बनने के बाद क्या होता है, आगे देखो, आगे देखें अगर जैसे, तो फैक्ट्रीज बन गई। फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। तो इंग्लिश लैंडस्केप मतलब क्या है कि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का लैंडस्केप, जब इंग्लैंड को इमेजिन करते थे 18th सेंचुरी में, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में, तो ये फैक्ट्रीज वहां के इंग्लैंड का लैंडस्केप का एक एसेंशियल पार्ट बन गई। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, कि इमेजिन करो इजिप्ट, तो कितने लोगों को इजिप्ट का नाम सुनते थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर वो पिरामिड वाली आ गई होगी। ठीक है, इजिप्ट मतलब पिरामिड जैसी इमेज आ गई है। तो वैसे ही क्या है कि जब इंग्लैंड की बात की जाती थी तो इंग्लैंड का लैंडस्केप जो था वो ऐसे इमेजिन किया जाता था कि इंग्लैंड में तो फैक्ट्रीज है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन यूनिट्स है, वहां पे क्या एक ही छत के नीचे सभी लोग काम कर रहे हैं और वो वहां से प्रोडक्शन खूब होता है, मशीन है वहां पे, तो है ना। तो इस तरह से क्या है, फैक्ट्रीज जो है, तो फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। इज दैट क्लियर? तो so visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled। अब ये जो मिल्स बनी है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इतना मैजिकल था, इतना मैस्मराइजिंग था कि जो कंटेम्पररीज थे, मतलब उस टाइम पीरियड में जो दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर वगैरह था, दे ऑल बिकम डेजल्ड। उनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलेंस एंड द वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। ये चीज समझना होगी आपको क्या, कि जो कंटेम्पररीज थे, जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब इतना प्रभावित थे इन फैक्ट्री के प्रोडक्शन से, क्योंकि बहुत तेजी से प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, कि उन्होंने जो बायलेंस थी ना, दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलेंस। बायलेन मतलब क्या, जैसे एक लेन ये जा रही थी, उसके बाजू में पैरेलल में जो दूसरी लाइन होगी उसे बायलेन कहेंगे। तो बायलेन यहां पे क्या थी, आपके मन में जवाब आना चाहिए। तो मिल्स का बायलेन जो टाउन्स में डेवलप हो रहे उसके, उसका बायलेन था कंट्री साइड में जो पीजेंट्स आर्टिशंस काम कर रहे थे। तो उन पीजेंट्स और आर्टिशंस को तो लोग भूल ही गए एक तरह से। ठीक है, तो दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन मिल्स, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलेंस एंड द वर्कशॉप वेयर द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। लेकिन वहां पे भी प्रोडक्शन अभी हो रहा था, लेकिन लोग उन्हें एक तरह से भूल ही गए। तो कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो लोग ऐसे थे कि गजब बेइज्जती यार, हमें तो भूल ही गए। ठीक है, उस तरह की स्थिति बन गई थी, उस तरह की स्थिति बन गई थी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब फैक्ट्रीज आई, तो फैक्ट्रीज ने ऐसी अपनी झांकी जमाई की लगभग लोग सभी चीजों को भूल गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको मैं करेक्ट करवाऊंगा। फाइन, तो यहां तक हमारी हमने कहानी जो पढ़ी है, तो इस कहानी में आपने क्या देखा, इस कहानी में आपने एक बड़ी पिक्चर समझ ली है क्या, कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या स्थिति थी, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में धीरे धीरे फैक्ट्रीज आती हैं,
और उन फैक्ट्रीज के बाद में अब आप क्या देख रहे हैं कि जब ये इंडस्ट्रीज आ गई, ये इंडस्ट्रियल चेंज जो आया, तो ये इंडस्ट्रियल चेंज ऐसा नहीं आया कि बस सर से फर निकल गया। इंडस्ट्रीज मतलब कोई भी देखो, सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा रहता है पता है? सबसे डिफिकल्ट फेज रहता है ट्रांजिशन वाला। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक जॉब में थे दूसरी जॉब में आए, तो डिफिकल्ट फेज वो ट्रांजिशन वाला रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप चेंज मार रहे हो। फाइन, इधर सेटल थे, इधर आके भी सेटल हो जाओगे, लेकिन वो जो ट्रांजिशन वाला पीरियड रहता है वो बड़ा दुखदायक रहता है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड से अब आप फैक्ट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं। फाइन, तो अब आपको क्या देखना है, अब जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज किस स्पीड से ग्रो करी, ये क्वेश्चन है। क्या रातों रात चीजें बदल गई? नहीं। ठीक है, क्या बदला क्या नहीं बदला? तो हाउ वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, दिस इज द क्वेश्चन। टॉपिक्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो हाउ वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, आपने देख लिया कि पहले प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड था, कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज में आपने देख लिया कि फैक्ट्रीज आने लगी हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये ट्रांजिशन किस गति से हुआ, किस रफ्तार से हुआ, ये सवाल है। तो हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? डस इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का ग्रोथ था? ठीक है, क्या सॉल्यूशन दोगे आप इन सवालों का, ये बताओ। ठीक है, कि किस स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज ही था, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये था कि कंट्री साइड में भी चेंज आ गया? समझ रहे हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि क्या सिर्फ फैक्ट्रीज का आना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन था? नहीं, क्योंकि फैक्ट्रीज के आने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए गुड्स तो प्रोड्यूस होते थे। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या बदलाव आया, हाउ वाज द चेंज, तो वो चेंज समझते हैं। अब यहां पे आपको 3 या 4 पॉइंट में आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट जो है, दो पॉइंट्स विल डिफाइन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज का पेस कैसा रहा वो बताएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं ना इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमी में इसका मतलब ये नहीं कि सभी ग्रो कर रहे हैं, हर सेक्टर ग्रो कर रहा हो। क्या देखा आपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में, सेकेंडरी और टर्शरी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो इकोनॉमी बढ़ रही है, समझे? ओवरऑल देखोगे तो इकोनॉमी बढ़ रही है। वही केस यहां पे भी है, क्या कि द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज जो थी, तो दे वर द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s। 1840s तक शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्रीज अमीबा की तरफ फैलती चले गई, खूब तेजी से ग्रो करी। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पीरियड था, या फिर जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज था, उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड इन कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, जैसे जैसे रेलवेज वगैरह का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में 1840s के बाद, ठीक है, कॉलोनीज में 1860s के बाद, तो द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। तो अब क्या है, अब ड्राइवर चेंज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में नो डाउट जो मोस्ट डायनामिक सेक्टर्स थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, वो कॉटन और मेटल वाला सेक्टर था। एक समय पे कॉटन ने बहुत बूम दिया, कॉटन इंडस्ट्रीज जब ग्रो कर रही थी ब्रिटेन में। उसके बाद में जब रेलवेज वगैरह का एक्सपेंशन हुआ, तो उसमें हमें देखने को मिलता है रेलवेज वगैरह के एक्सपेंशन में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब मेटल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन पाउंड। ठीक है, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। तो कॉटन एक्सपोर्ट जो हुआ करता था 1840s में, उसकी डबल वैल्यू का आयरन एंड स्टील जो है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेलवेज का डेवलपमेंट हो रहा था, और रेलवेज जो है मेटल पर बेस्ड थी, आयरन स्टील पर बेस्ड थी। समझे? तो ये कहानी है। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में हर सेक्टर ग्रो नहीं हुआ। कौन सा सेक्टर? तो द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ठीक है, अंडर द इंडस्ट्रियल चेंज वर कॉटन एंड मेटल। और कॉटन और मेटल में भी एक समय कॉटन ग्रो करा, दूसरे समय मेटल इंडस्ट्रीज ग्रो करी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या देखो, मतलब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि नई इंडस्ट्रीज आई, मशीन्स आई, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एकदम विलुप्त हो गई। ऐसा बोलते हैं ना कि तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, उस टाइप से। फाइन, तो यहां पे क्या है, इवन एट द एंड ऑफ 19th century लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स was employed in technologically advanced industrial sector. Textile was most dynamic sector
but the large proportion of output was produced not within factories but outside within domestic units. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा क्या कि इंडस्ट्रियल चेंज का जो पेस था उस पेस में दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो गई है. मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर लाइक जलवा है हमारा, ठीक है, जलवा है हमारा इन द सेंस कि बजाय उस पॉइंट के क्या कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही थी, सारा सब कुछ आ रहा था, लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस सेक्टर में मात्र 20% ही लोग काम कर रहे थे. आज भी इन द सेंस कि उस समय के कंटेक्स्ट में, ठीक है, इंडस्ट्रीज आने के बावजूद भी क्या है कि मेजर आउटपुट जो है वो फैक्ट्रीज से नहीं निकल रहा था, वो कहां से निकलता था, विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स, वही प्रोटो इंडस्ट्रियल यूनिट से ही प्रोडक्शन होता था. नो डाउट एक शेयर मार ले गया था कौन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जो फैक्ट्रीज आई थी तो उन फैक्ट्रीज ने एक डेंट जरूर लगा दिया था, लेकिन पूरी तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं करा था. तो जो इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा था उस चेंज में दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये रहा. तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या था, देखो तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो है उसमें थर्ड पॉइंट है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हेड डेवलपमेंट दे वर नॉट स्टैग्नेंट. मतलब ऐसा होता है ना कि हवा का रुख देख के या फिर पानी का बहाव देख के हमें भी उधर ही बह लेना चाहिए. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को यह समझ में आ रहा था कि चेंज आ रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही है. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं क्या है, टीचिंग की ही. अब क्या है, अब अगर आप ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को जैसे देखोगे कि नहीं क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाएगा, तो वो क्या है, वो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच हो जाएगी. क्यों? क्योंकि समय बदल गया, बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं. तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के पुराने टीचर भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं. कैसे? वो भी बढ़िया जूम पे कॉल वॉल ले लेते हैं, जूम पे क्लास वगैरह ले लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, है कि नहीं. तो वही चीज यहां पे भी बताई गई है क्या कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को एक चीज समझ में आ रही थी कि समय बदलाव का है, चीजें बदल रही है. तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हेड डेवलपमेंट दे वर नॉट स्टैग्नेंट. तीसरा पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने भी अपने आप को चेंज किया, वो रिजिड नहीं रही, स्टैग्नेंट नहीं थी. कैसे? तो seemingly ordinary and small innovations were the basis of the growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements. जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आज के कंटेक्स्ट में. कारपेंटर हाथ से बनाते हैं, जैसे टेबल बनाया, चेयर बनाई, ये सारी चीजें ये आज से नहीं बना रहे, और ये हजारों साल पुराने समय से हाथ से क्या है, कारपेंटर जो है लकड़ी का फर्नीचर बनाते आ रहे हैं. लेकिन अब क्या है, जब जैसे देखा कि बड़ी बड़ी मशीन आ गई, मशीनों से फर्नीचर बनने लगे, तो क्या जो ट्रेडिशनल कारपेंटर्स थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया? नहीं ना. मतलब क्या है, वो पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं हो, डिस्प्लेस ना होने के साथ में क्या है, वो स्टैग्नेंट भी नहीं रहे. उन्होंने भी क्या है कि पहले हाथ से काटते थे, तो अब उन्होंने क्या है, काटने के लिए मशीन ले ली. तो मैकेनाइजेशन उन्होंने भी किया, छोटे लेवल पे किया, लेकिन वो स्टैग्नेंट नहीं रहे, वो रुके नहीं रहे, उन्होंने अपने स्तर पर बदलाव किया. वही चीज यहां पे बताई गई है क्या कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी इस स्पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में वो स्टैग्नेंट नहीं रही है, उसने भी क्या किया, अपने आप को डेवलप किया. seemingly ordinary but small innovations were the basis for the growth in many non मैकेनाइज्ड सेक्टर्स. तो बहुत सारे नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि कुछ कुछ ऑर्डिनरी चेंजेस आते हैं. वही चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है. नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में भी छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हुए ताकि वो क्या कर पाए, वो भी मैच कर पाए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा था उससे, है ना. 3 पॉइंट्स हो गए. चौथा पॉइंट क्या है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में. रिकॉल करो, देखो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हाट वर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स इन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. डिड ऑल द इंडस्ट्रीज ग्रू विद द सेम पेस. इंडस्ट्रियल चेंज का पेस पे किसी भी तरह का सवाल आए तो आपको क्या क्या सिंपल बताना होगा कि नॉट ऑल इंडस्ट्रीज ग्रू रैपिडली. क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि कॉटन और मेटल जो है डोमिनेट करती थी इंडस्ट्रियल चेंज के टाइम पीरियड में. उसमें भी कॉटन 1840s तक, और 1840s के बाद में द ड्राइविंग सेट वाज टेकन ओवर बाय मेटल इंडस्ट्रीज. दूसरी चीज आपने क्या देखा, दूसरी चीज आपने देखा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर नॉट डिस्प्लेस्ड इन टुगेदर, पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे. फाइन. बजाय उसके कि इंडस्ट्रियल चेंज जो था, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तब भी दम रखती थी, जलवा था उनका. तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा, तीसरा पॉइंट आपने देखा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने भी कुछ अपने अंदर क्या किए, इंटरनल चेंजेस किए. ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने भी अपने अंदर इंटरनल चेंजेस किए. और 3 पॉइंट हो गए. अब चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली. तो ये जो इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या था कि सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा था, फैक्ट्रीज आ रही थी. तो ये फैक्ट्रीज आना, ये टेक्नोलॉजी का आना ऐसा नहीं कि रातों रात चुटकी बजाते थेनोस की तरह सब कुछ बदल गया, नहीं, ये स्लोली हो रहा था. कैसे? तो न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट. न्यू टेक्नोलॉजी जो आई थी इंडस्ट्रियल चेंज में
वो बहुत महंगी थी, और मर्चेंट्स वगैरह जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो थे, तो वो बोलते थे, जैसे कभी कोई महंगा सामान आता था, तुम ले लो, हम देख लेंगे, तुम्हारा चलेगा तो हम भी ले लेंगे, उस तरह की अप्रोच थी। फाइन। तो दी मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। मशीन्स काम करती थी तो क्या होती थी, खराब होती थी, और खराब होती थी, मेंटेनेंस लगता था, पैसा ज्यादा लेना लगता था। तो इस कारण से क्या है, अब देखो एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि हाउ दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस occurred in the 17th and 18th century were slow to come up, explain। तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे थे वो स्लो टू कम अप, मतलब क्या, स्लोली क्यों हुए? तो सिंपल से पॉइंट आप ये लिखोगे कि नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज जो थे उनको यूज करते समय बहुत कॉशियस रहते थे कि खरीदे ना खरीदे, इस टाइप से। दूसरी चीज क्या है, मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता था। तीसरी चीज, दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। तो इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो क्लेम करते थे ना कि अरे तुम्हारा तो पूरा काम ही खत्म कर देंगे, इतना प्रोडक्शन होगा कि पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, तो ऐसे हाइप बना के मार्केटिंग तो ऐसी की जाती है ना, बेचा ऐसे जाता बोल बोल के कि पूछो मत। तो यहां पे वही हुआ क्या कि यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो जो क्लेम उनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स करते थे, मशीन्स उतनी भी इफेक्टिव नहीं होती थी। मर्चेंट्स को वर्कर ज्यादा इफेक्टिव लगते थे कि वर्कर जो है, तो वर्कर को ऐसा थोड़ी ना कि रिपेयर कॉस्ट हो रही है कि उसको तेल पानी करना पड़ रहा है, सैलरी तो काम करवाओ, उस टाइप से रहता था। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे केस ऑफ स्टीम इंजन का बताया गया है कि ये स्टीम इंजन जो है, तो अब एक और नाम ध्यान रखना, जेम्स वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट जो है, तो जेम्स वॉट इंप्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द इंजन इन 1781। ठीक है, 1781 जैसे अगर आप देखोगे तो 1781 में ही आपको क्या देखने को मिलता है कि जेम्स वॉट ने इंजन को पेटेंट करवा लिया और सारी चीजें कर ली। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। इन्होंने न्यू मॉडल को मैन्युफैक्चर किया। अब आप जैसे देखोगे ना, तो इनोवेशन बहुत, स्टीम इंजन अपने आप में इंडस्ट्रियल चेंज का सबसे बड़ा वो था इन्वेंशन। क्यों? क्योंकि स्टीम इंजन के आने से कितना ही हैवी काम क्यों ना हो, जो वर्कर्स पहले करते थे, उन वर्कर्स के एब्सेंस में एक मशीन कर सकती थी, एक स्टीम इंजन कर सकता था। स्टीम की मदद से आप क्या कर सकते थे, पावर डिराइव कर सकते थे। कितना बड़ा चेंज था, लेकिन इतने इफेक्टिव चेंज को भी पीपल वर कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, बट फॉर इयर्स ही कुड नॉट फाइंड नो बायर, ही कुड फाइंड नो बायर्स। ठीक है, तो सालों तक लेकिन उन्हें क्या मिला, कोई बायर ही नहीं मिला इन स्टीम इंजन के लिए। तो बना के रख लिए थे, जैसे बताया गया कि कुछ 312 या 21 ही स्टीम इंजन थे, और वो भी क्या है, दूसरे सेक्टर्स ने बहुत लेट अडॉप्ट करना चालू करे थे। हर सेक्टर ये सोच रहा था कि अभी रुक जाओ जरा, वर्कर से जब तक काम चल रहा है चलाओ, महंगा है, और महंगा होने के साथ साथ रिपेयर कॉस्ट वगैरह, एंड पीपल वर कॉशियस अबाउट इट। फाइन। तो सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। तो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्या चौथा पॉइंट क्या था आपका, कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली डिस्पाइट द फैक्ट कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के ये एडवांटेज वो एडवांटेज सारी चीजें, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुए वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हुए। तो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, 4 पॉइंट ध्यान रहेंगे। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा बन सकता है कि हाउ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी वर स्लो टू कम अप। ठीक है, तो किसी भी तरह से सवाल आए, सवाल आपको तब बनेगा जब आपने हर एक टॉपिक, हर एक पैराग्राफ का एसेंस समझा होगा, एंड आई बिलीव वी आर डूइंग जस्टिस विद दैट। ठीक है, कि हम हर एक टॉपिक का एसेंस लेते चल रहे हैं कि कहां क्या है। फाइन, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखो, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में मैंने बताया कि कैसे इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का आना, इंडस्ट्रीज के आने के साथ साथ में क्या है कि अब इंडस्ट्रीज तो आ गई, लेकिन वो इंडस्ट्रियल चेंज का पेस क्या रहा, व्हाट वर द नोशंस अबाउट द इंडस्ट्रियल चेंज। ठीक है, हाउ डिड इट कम अप इन दी, कह सकते हैं कि हाउ डिड इट कम अप इन दी, क्या कहेंगे उसको, इन यूरोपियन मार्केट। फाइन, वो उतना पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर वाले टॉपिक पे। अब इंडस्ट्रीज आ गई ना, तो मैंने जो आपको बताया कि इंडस्ट्रीज वर स्लो टू कम अप, लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा कि उतनी तेजी से, उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, इंडस्ट्रीज वर स्लो टू कम अप। तो वो जो इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रही थी, पॉइंट यहां पे ये है कि ऐसा क्यों कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेटिव था हैंड लेबर, जो अल्टरनेटिव था हैंड लेबर का, ठीक है, वो स्टीम पावर के अपेक्षाकृत क्या था, स्टीम पावर के अपेक्षाकृत आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टीम पावर और हैंड लेबर में लोग कंफ्यूज थे, या फिर हैंड लेबर जो स्टीम पावर को एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे रहा था। समझ गए, हैंड लेबर स्टीम पावर को अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे रहा था। तो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लिवर। अब देखो, दिखती बात है, मैं मशीन कब लगवाऊंगा, मैं मशीन तब लगवाऊंगा जब मेरे पास काम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। अब मेरे पास लोग इतने सारे हैं, प्लेंटी ऑफ लेबर्स हैं,
तो उस कारण से मैं क्या सोचूंगा, मशीन लाओ इतनी महंगी, उससे अच्छा तो मैं लेबर से काम करवा रहा हूँ, काम चल ही रहा है। जब मेरे पास लेबर नहीं रहेंगे तो मैं सोचूंगा कि यार लेबर के एब्सेंस में कुछ ऐसी चीज ले आऊं जहां। अब एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन कम है, आप देखना वहां हर काम मशीन्स के थ्रू होता है, हर काम मशीन्स के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि वहां लेबर ही नहीं है। इंडिया में भी मशीन्स लाई जा सकती है, मशीन से काम और तेजी से होगा, लेकिन फिर भी इंडिया में क्या लोग लेबर से वही काम करवाया करते हैं। कारण क्योंकि इंडिया में लेबर इतना है। एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जांपल देख लो, है ना, वही चीज यहां पे है। तो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, देयरफॉर दे वर डिमांडिंग वर्क। अब जब लेबर बहुत सारे हैं तो लेबर भी क्या है, ऐसे खाली थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो भी बोल रहे थे कि हमें काम पे रखो। अब जब लेबर, अब प्यासा खुद जब आ रहा है कुएं के पास में, तो कुआं पानी क्यों नहीं देगा बताओ? ऐसा तो नहीं है कि कुएं को बुला रहा है प्यासा अपने पास। फाइन, तो वही चीज यहां पे हो रही है क्या, कि वर्कर्स जब बहुत सारे थे तो वर्कर्स डिमांड करते थे किस चीज की, कि मैं वर्कर हूं, काम दो मुझे। फाइन, तो अब क्या होता था, तो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। और जब लेबर बहुत सारे थे तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनको एक एडवांटेज मिलता था कि काम करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े लाइन में, बहुत सारे लोग खड़े, तो मैं जितना कम मतलब कम से कम पैसे में इंसान काम करने को तैयार हो जाएगा। तो वेजेस जो होती थी बहुत कम होती थी। सिंपल सी चीज है। आज के कंटेक्स्ट में देखो, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री साथ में पढ़ते चलना। आज के कंटेक्स्ट में क्या है, इंडिया में लेबर सस्ता क्यों मिल जाता है वेस्टर्न कंट्रीज की अपेक्षा? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आप तो कुछ भी काम करवा लो, हम चल रहे हैं काम कर देंगे, जितने पैसे देना हो दे देना, कर देंगे ऐसा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, जो लोग हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो वो नेगोशिएट करते हैं कि नहीं नहीं इतने में काम नहीं होगा, इतना लेंगे हम, तो बोलो ठीक है। और वहां वेस्टर्न कंट्रीज में अगर एम्प्लॉयर्स को काम करवाना है, ठीक है, तो वो क्या है, देते हैं जितना पैसा मांग रहे हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह उठा के ले आते हैं इधर डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया चाइना जैसे देशों में, क्योंकि यहाँ लेबर अबेंडेंस में अवेलेबल है। तो जब लेबर बहुत ज्यादा होता है, प्लेंटी ऑफ लेबर, तो वेजेस आपको कम देना पड़ती है, ठीक है। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है तो उसको कोई लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हाई वेजेस भी पे नहीं करना पड़ती थी। अब जब लेबर की शॉर्टेज नहीं है, उनको वेजेस देना नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं क्यों इंडस्ट्रीज में, क्यों स्टीम पावर में अपना पैसा फंसाऊं, है ना, वही चीज थी। तो दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मैं मशीन क्यों चाहूंगा, आई विल प्रिफर मोर ऑफ हैंड लेबर्स ओवर स्टीम पावर। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लेंटी ऑफ लेबर अवेलेबल है, कम वेजेस में काम करने को तैयार है, और मशीन लेने जाऊंगा तो उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ में क्वेश्चन ये बनता है कि वाई, क्वेश्चन ये बनेगा, वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, ठीक है। तो आप क्या सिर्फ इतना लिखोगे? नहीं, इसमें और भी पॉइंट्स लिखेंगे। 5 नंबर पे क्वेश्चन बन जाता है कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। तो हैंड लेबर को क्यों प्रेफर करते थे समझो। तो एक पॉइंट तो आप लिख दोगे कि प्लेंटी ऑफ लेबर अवेलेबल था, ठीक है। तो अगर उनसे पूछा भी जाता था ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट से, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट एट दैट टाइम, कि काम धंधा सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, पैसों की तो बारिश हो रही है, तो हम क्यों जाए मशीन लेने? अगर जैसे सेल्समैन उन्हें फोन भी लगाता था ना कि मशीन ले लो हमारी, तो ऐसी स्थिति रहती थी कि बहुत सफिशिएंट थे, कंटेंटेड थे वो लोग। तो पॉइंट यहां पे आता है कि व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हैंड लेबर को प्रेफर किया जा रहा था। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ इतना लिख सकते कि लेबर बहुत था, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ लेबर हु वर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस। अब जब लेबर बहुत सारा था तो उस कारण से क्या है कि कम कॉस्ट में लेबर अवेलेबल हो जाता था। इंटेंस मतलब इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा इंटेंस करना पड़ती मशीनरी में, तो इस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट जाते ही नहीं थे मशीन खरीदने, बोलते थे लेबर से काम चलवा लेंगे। पहला कारण हो गया। दूसरा क्या है, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांडेड लेबर फॉर अ स्पेसिफिक सीजन। एक कारण यह भी था जिस कारण से हैंड लेबर को प्रिफर किया जाता था। हैंड लेबर में क्या है कि जब काम चाहिए रहेगा तो 4 लेबर और रोड पे घूम रहे उनको पकड़ के ले आएंगे, ठीक है। काम और बढ़ गया, 8 लेबर की जरूरत है और 8 रोड पे घूम रहे पकड़ के ले आएंगे उन्हें। तो इस तरह से लेबर बहुत इजीली अवेलेबल था, लेबर बहुत इजीली अवेलेबल था। तो जब इंडस्ट्रीज सीजनल नेचर की होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं यहां पे, गैस वर्क्स एंड ब्रिवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। गैस वर्क और ब्रिवरीज वगैरह जो होती है, जैसे आप देखेंगे यूरोप वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में टेम्परेचर कम होता है, तो विंटर्स में क्या है, गैस वर्क भट्टे वगैरह ये इन चीजों का काम ज्यादा चलता है। इन चीजों का काम जब ज्यादा चलता है तो उस समय पे वर्कर्स की ज्यादा जरूरत होती थी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते थे, तो जब पीक टाइम रहता है डिमांड, जैसे दिवाली के टाइम पे पटाखा इंडस्ट्री जो रहती है तो उसमें काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उस समय पे क्या करते थे, ज्यादा वर्कर हायर कर लेंगे। लेकिन अब जब क्या है, अब खुद ही तो थोड़ी ना पटाखे बना के फोड़ेंगे, तो उन्हें तो बेचना रहता है। तो बाकी समय जब काम नहीं रहता तो फिर वो वर्कर्स को निकाल देते हैं।
लेकिन मशीनरी जो आप खरीदोगे तो मशीनरी को ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि तुम 4 महीने के लिए चल दो मेरी फैक्ट्री में, 4 महीने बाद वापस चली जाना। मशीनरी को तो पूरा पैसा दो, पूरी मशीनरी ले जाओ, मशीनरी तुम्हारी, मेंटेनेंस तुम्हारा, कॉस्ट तुम्हारा, टूटे तुम्हारा, चोरी हो तुम्हारा, घूमे तुम्हारा। तो मशीनरी क्या है, एक बड़ा हेडेक लगता था। लेकिन वर्कर्स का ऐसा है कि जब काम होगा तब वर्कर्स रख लेंगे, जब काम नहीं होगा वर्कर्स को निकाल देंगे। सीजनल नेचर होता था, वर्कर्स यही बोलते थे कि भैया 4 महीने के लिए काम देंगे, काम करना हो तो आ जाओ, है ना। तो सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज डिमांडेड लेबर फॉर अ स्पेसिफिक सीजन, ठीक है। और उसके चलते क्या है, स्पेसिफिक सीजन के लिए हैंड लेबर इज गुड व्हेन कंपेयर्ड विद स्टीम पावर। समझ में आया। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। तो जैसे बुक बाइंडर्स हो गए तो बुक गिफ्ट वगैरह करते थे। कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड मतलब कि क्रिसमस के टाइम पीरियड में ये गिफ्ट विफ्ट का झंझट बढ़ जाता था, तो उस समय पे काम बढ़ता था। लेकिन बाकी समय तो क्या है, अब ठंड आ जाएंगे तो लोग चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, तो बाकी समय जब काम नहीं रहता था तो वर्कर्स को निकाल दिया जाता था। तो जितनी भी सीजनल इंडस्ट्रीज थी एट दी वॉर फ्रंट, ठीक है, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्पर्स्ड अप। तो यहां पे क्या है, शिप्स जो है तो उनको रिपेयर किया जाता था। स्पर्स्ड अप मतलब क्या, चकाचक एकदम तैयार नया जैसा कर देते थे। तो विंटर के टाइम पीरियड में क्या होता था, वॉर फ्रंट पे काम रहता था। विंटर्स के बाद में क्या है, जब शिप्स वगैरह निकल जाती थी अपने उस पे पेट्रोलिंग वगैरह पे, तो फिर कोई काम नहीं रहता था। तो इस तरह से काम जब सीजनल नेचर का है तो उस कारण से उन लोगों को लगता था कि हैंड लेबर को ही प्रीफर किया जाए ना, स्टीम पावर को क्यों, क्योंकि मशीनरी तो साल भर का कॉस्ट है, हैंड लेबर क्या है, जब काम होगा तब रख लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रिफर्ड हैंड लेबर रेदर देन मशीन्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे कुछ इस तरह के थे क्या, कि इंडस्ट्रियलिस्ट टू मशीन्स नहीं, मशीन्स पसंद नहीं आई उन्हें ज्यादा बेहतर क्या लगता था, वर्कर्स लगते थे, हैंड लेबर्स लगता था। क्यों, क्योंकि सीजनल नेचर था। समझ में आ गया। 2 पॉइंट हो गए, प्लेंटी ऑफ लेबर हु वर विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस, एक पॉइंट ये था, इस कारण से हैंड लेबर को प्रीफर किया जाता था। दूसरा पॉइंट था सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके चलते जब जरूरत होती थी तब लेबर आसानी से मिल जाता था, प्लेंटी में अवेलेबल थे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, why industrialists prefer hand labor over steam power। तो a range of product could be produced only with हैंड लेबर। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होते थे, सिर्फ हैंड लेबर से ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते थे। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, मशीन में क्या रहता है, सांचे फिट रहते हैं। सांचे फिट रहते हैं मतलब क्या है, कि मशीन में आप रॉ मटेरियल डालोगे तो हमेशा आउटपुट एक जैसा देगी, मशीन हमेशा एक जैसी चीज बनाएगी आपको। फॉर एग्जांपल एक हथौड़ा बनाने वाली मशीन लेते हैं अपन, तो उसमें आप लोहे का एक मॉडल डालोगे तो जैसा हथौड़ा एक बार बना के देगी वैसे हथौड़ा हमेशा बना के देगी। मशीन में तो सांचे रहेंगे ना, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट रहेगा। लेकिन वही हथौड़ा जब एक हैंड लेबर बनाएगा तो उस हैंड लेबर से आप बोलते हैं कि यार ये हथौड़ा जो है ना, किसको चलाना है, एक बच्चे को चलाना, तो थोड़ा इसका वजन कम कर देना, इसको थोड़ा छोटा साइज कर देना, तो वो हथौड़ा थोड़ा छोटा बना देगा। समझ में आ रहा है। हैंड लेबर से आप क्या कर सकते हो, वो कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, और वो कस्टमाइजेशन मशीनरी से नहीं आएगा। तो वही चीज यहां पे कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर। हैंड लेबर जो है आपको वैरायटी दे सकता था, मशीन्स वैरायटी नहीं दे सकती थी। ये तीसरा कारण कि क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर प्रेफर करते थे ओवर स्टीम पावर। फाइन। तो मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे झटक एक जैसा प्रोडक्ट बनाती थी मशीन्स। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट। मास मार्केट के लिए क्या, जैसे आप मशीन से बने हुए कपड़े देखोगे ना, तो उसमें क्या एक जैसी टी शर्ट इतनी बना दी कि इतनी टी शर्ट पूरे जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो सब मशीन से बनती है, तो एक जैसे शर्ट पैंट बन जाते हैं सबके, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन बट द डिमांड इन मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स। लेकिन उस समय पे क्या है, जैसे आप देखोगे आज भी जो पुराने लोग रहते हैं ना, जैसे दादा दादी है, तो यू विल ऑब्जर्व उन्हें अपनी चीजों में वो इंट्रिकेट लुक बहुत ज्यादा पसंद आता है, कि कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होना चाहिए, कुछ उनका यूनिकनेस होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वो अपने कपड़े भी रहते हैं तो अपने कपड़ों में कहीं पे कुछ अलग से जैसे सिलवाते हैं कपड़े। थिंग विच आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, अपने कपड़े सिलवाते हैं तो उन्हें शौक है क्या, कि उनके जेब के ऊपर ऐसा डिजाइन रहे, तो वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि मेरे जेब पे ऐसा डिजाइन। अब आप क्या रेडीमेड क्लोथ लेने जाओगे, मशीन मेड क्लोथ, तो मशीन मेड क्लोथ में क्या है, ऐसा डिजाइन वैसा डिजाइन कुछ नहीं, जैसा छप गया वैसा छप गया, है ना। तो वो चीज यहां रहती है, वो चीज भी आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना रहता है। तो इन दी मिड 18th सेंचुरी, जैसे अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में 500 वैरायटी ऑफ हैमर्स, 500 तरह के हथौड़े बनाए जाते थे। मशीन नहीं बना सकती है, 500 तरह के हथौड़े बनाने के लिए 500 तरह की मशीन चाहिए रहेगी, लेकिन एक अकेला हैंड लेबर 500 तरह के वो बना सकता था हथौड़े।
क्यों? क्योंकि वो कस्टमाइजेशन का स्कोप है, मशीन्स में स्कोप नहीं है, ठीक है। 500 वैरायटी ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 45 काइंड ऑफ एक्सेस वर प्रोड्यूस्ड। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, ह्यूमन स्किल्स ही इतनी आपको क्या कर सकती है, डाइवर्सिटी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोक्रेट्स और बॉर्जियोस जो थे, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, दे प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। ये पॉइंट ध्यान रखो, आगे और पढ़ेंगे चैप्टर में हम, क्या कि जो हैंड लेबर वगैरह हुआ करते थे, सॉरी जो एरिस्टोक्रेट्स और बॉर्जियोस वगैरह हुआ करते थे, जो रूलिंग क्लास के लोग हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग हुआ करते थे, तो वो पता है इंडिया से प्रोडक्ट क्यों अपने देश के मतलब इंडिया से क्यों प्रोडक्ट बुलवाते थे अपने लिए? क्योंकि इंडिया में हैंड लेबर से जो हैंड लेबर्स जो प्रोडक्ट बनाते थे तो उसमें बहुत क्या रहती थी, यूनिकनेस रहती थी, फाइन क्वालिटी रहती थी। समझ में आ रहा है? तो वो दे प्रिफर्ड, मतलब एरिस्टोक्रेसी को, क्लास को जोड़ा जाता है। जैसे आज भी आप देखोगे तो क्या है, हैंड स्पन क्लोथ जो रहते हैं, तो कुछ जैसे आप देखेंगे तो अपर मिडिल क्लास के लोग जो रहेंगे, रिच क्लास के लोग जो रहेंगे, तो वो उस चीज में ज्यादा प्राइड फील करते हैं, उस चीज के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं, क्या कि हाथ से बना हुआ कपड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक यूनिकनेस, उसमें कस्टमाइजेशन, वो सारी चीजें ऐड की जा सकती है। तो उस चीज को क्या माना जाता था? उस चीज को क्लास माना जाता था। मशीन मेड क्लोथ को हल्का, सस्ता, चीप माना जाता था। तो इसके चलते क्या है, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर एंड देयर वाज द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड लेबर एंड देयरफॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड द हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। सिंपल सी चीज। तो फिर स्टीम पावर का क्या, भाप सेकते थे क्या लोग? नहीं, स्टीम पावर का इस्तेमाल था, कहां था? तो कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, मैंने बताया, अब जहां लेबर शॉर्टेज थी वहां पे मशीन तो वरदान की तरह साबित हो गई, ठीक है। तो कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज सच एज अमेरिका, ठीक है, दे हैव बीन यूजिंग मशीन्स, ठीक है। तो वो मशीन का बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी कारण से आप क्या देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीन का अडॉप्शन जितनी तेजी से यूरोप में नहीं हो, उतनी तेजी से अमेरिका में देखने को मिलता है आपको। ये आपका एक सवाल अगर बनेगा, आएगा और एग्जाम में इस तरह से, क्या आएगा? व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, ठीक। व्हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद द हैंड लेबर नॉट विद द स्टीम पावर, एक्सप्लेन। तो बड़ा क्वेश्चन और सबसेट में क्वेश्चन, 5 नंबर 3 नंबर किसी भी तरह से आए, आपको पॉइंट्स क्लियर है? शाबाश, मुस्कुरा दो एक बार, पॉइंट्स क्लियर है अगर तो यहां पे आपने क्या देख लिया, यहां पे आपने वो वाला एस्पेक्ट भी देख लिया कि हैंड लेबर और स्टीम पावर में जो डिबेट थी, और व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। अब आपने ये पूरा इतना का इतना यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन की मेन जो बड़ी पिक्चर थी वो समझ लिए। ये वाला जो टॉपिक है आपको अब ये बताएगा कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ, यूरोप में जैसे आपने देखा फैक्ट्रीज के आने से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड था। एक बार समेट देता हूं सारी चीजें। वो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में आपने सारी चीजों को समझ लिया कि क्या क्या हो रहा था। प्रोडक्शन जो है तो बैक इन कंट्री साइड हो रहा था, इन देयर होम ओनली पीपल यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट। फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज आने लगती है, तो फैक्ट्रीज जो आई तो अंडर दी वन रूफ एवरीथिंग वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड। फैक्ट्रीज आ गई, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल चेंज जो उसका पेस कैसा था वो देखा। अब इंडस्ट्रियल चेंज तो आ गया, लेकिन फिर भी क्या है, पीपल वर कंफ्यूज अबाउट दी हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट स्टिल प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। वो भी समझ में आ गया। तो इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिस अगर आप देखोगे, इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉसिबल कौन कर रहा था? इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉसिबल तो वर्कर कर रहे थे ना। वर्कर तो इंडस्ट्रीज का काम करेंगे। इंडस्ट्रीज में मशीन्स आ गई, लेकिन मशीन्स इतनी भी स्मार्ट नहीं थी चिट्टी रोबोट की तरह कि खुद से काम कर जाएगी। उसको चलाने वाले तो लोग ही थे, वर्कर ही थे। तो वर्कर्स की लाइफ कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे इफेक्ट हुई थी, वो वाला पार्ट यहां पे है। वर्कर्स की लाइफ की अगर हम बात करें, तो लाइफ ऑफ वर्कर्स की अगर बात करें, तो द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स भी पाई के 25 थे, ठीक है, बहुत सारे वर्कर थे। तो उस कारण से जब अबंडेंस रहती ना किसी भी चीज में, जब कोई भी चीज क्या होती हद से ज्यादा इजीली अवेलेबल रहती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब वर्कर्स इतने सारे थे, तो वर्कर्स की लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी। एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करता हूं। देखो, तो माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड, वर्कर्स जो है, तो अब वर्कर्स, क्योंकि अब देखो वो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड जो था, तो उसमें मर्चेंट्स चले जाते थे गांव में एडवांस देने, लेकिन अब जब मर्चेंट्स ने थोड़ा सा अपना इंडस्ट्रीज की तरफ झुकाव दिखाना स्टार्ट किया होगा, तो उन वर्कर्स के पास में, उन आर्टिशंस के पास में उतना काम नहीं मिल रहा होगा उन्हें। अब उन्हें काम नहीं मिल रहा, उन्होंने बोला कि पहले तो अपने पास में क्या होता था, पैसा खुद कुएं के पास आ जाता था, अब कुआं उठ के चल देगा प्यासे के पास। तो अब वो जो वर्कर्स हुआ करते थे, वो जो पीजेंट्स हुआ करते थे, वो जो आर्टिशंस हुआ करते थे, वो लोग खुद क्या है, कंट्री साइड से माइग्रेट करने लगे। तो माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड टू टाउन्स। अब वो क्यों आते थे? ऐसा नहीं घूमने चल रहे, चलो एफिल टावर देख के आएंगे। वो शहरों में जब माइग्रेट करके आते थे, तो वो आते थे इन सर्च ऑफ जॉब्स। उन्हें ऐसा लगता था कि शहरों में क्या मिल जाएगा, उन्हें जॉब मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, इन पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब। आ गए शहर में, स्वागत है आपका।
अब क्या हो रहा है, तो शहर में जब आते थे किस चीज के चक्कर में, जॉब, तो ऐसा नहीं कि रेड कारपेट बिछा दिया उनके लिए कि आइए बस फूल बरसा रहे हैं कि आप ही का तो इंतजार था, आप ही रिबन काटो और इंडस्ट्री में काम करना चालू करो। बड़ी दिक्कत होती थी। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड कीन रिलेशंस। मतलब आप आए जरूर हो गांव छोड़ के शहर में काम करने, तो अब आपके लिए वही वाली बात है, फीता कटवाने के लिए कोई नहीं खड़ा है कि आओ आपसे ही काम करवाएंगे। आपके जैसे हजारों लोग वहां पे थे, मारा मारी थी काम के लिए, एक दूसरे के सिर पे नारियल फोड़ देते थे। तो इस कारण से एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये निर्भर करता था उस चीज पे कि आपके कांटेक्ट कितने अच्छे हैं। कोई चाचा विधायक है तुम्हारे, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर घूमते रहो पागलों की तरह, ठीक है, काम मिलना बड़ा मुश्किल होता था, फाइन। और इस तरह के नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप या फिर कीन रिलेशंस बहुत कम ही लोगों के होते थे। रियलिटी क्या होता था कि हर वो इंसान जो गांव से आता था, जरूरी नहीं कि उसका कोई नेटवर्क हो शहर में, कि उसके लिए बस किसी ने सेटिंग करके रखी कि आजा तू तेरा काम लगवा दूंगा मैं, फाइन। तो काम मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था। शहर में आ तो जाते थे, काम मिलना डिफिकल्ट होता था। अब शहर में आ गए हैं, गांव से आए, तो कैसा जीवन जीते थे वहां पे ये समस्या होती थी, दे हैव टू स्पेंड वीक्स इन सीकिंग जॉब, ठीक है। स्पेंडिंग वीक्स इन सीकिंग जॉब मतलब क्या है कि काम ढूंढते ढूंढते, मतलब ऐसी कहावत होती है ना, जब तक चप्पल ना घिस जाए काम नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब इतना चलना पड़ता था लोगों को, इस फैक्ट्री उस फैक्ट्री, इसके पास काम के लिए उसके पास काम के लिए। तो स्पेंडिंग वीक्स इन सीकिंग जॉब, स्लीपिंग अंडर ब्रिजेस एंड नाइट शेल्टर्स एंड नाइट रेफ्यूजीज, ठीक है। ब्रिजेस के नीचे सो रहे हैं, फाइन। आपकी इमेज, वो बुक में जो इमेज है वो लगाना भूल गया मैं, उसको देखना। तो क्या है कि लोग ब्रिज के नीचे खड़े खड़े सो रहे हैं उस पिक्चर में, तो ठीक है, क्योंकि घर वर नहीं है। नाइट शेल्टर्स और ये नाइट रेफ्यूजीज क्या है, तो लोगों ने भी सोचा क्या आपदा को अवसर में कैसे बदले। तो जो लोग शहर में रहते थे उन्होंने क्या करा, उनका बड़ा सा मकान था, नीचे के 2-3 कमरों को उन्होंने क्या कर दिया, नाइट रेफ्यूजी में कन्वर्ट कर दिया। बोलते कि लाओ थोड़े बहुत पैसे दे दो, हम तुम्हें यहां सोने देंगे। तो इस तरह से क्या है, एक बिजनेस चालू हो गया वहां पे, नाइट स्टे वाला। तो ये स्थिति थी। जो माइग्रेट करके वर्कर्स और आर्टिशियंस आए थे गांव से, दे हैड टू सफर अ लॉट। लाइफ ऑफ वर्कर पे क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, ध्यान रहेगा। लाइफ ऑफ वर्कर कैसे थे, तो व्हेन द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्रीसाइड टू टाउन्स इन पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब, द एक्चुअल possibility of getting a job depend on the existing networks and keen relations which not all the workers had in the towns. साथ ही साथ they had to spend their nights in night shelters and night refugees. They had to spend their weeks in seeking jobs. This was the situation which the workers were going through when they came from countryside to towns in search of job. समझ गए, ये चीज हो गई। आगे देखें, आगे दूसरी चीज क्या हो रही है। अब जैसा वो आए यहां पे काम करने के लिए, तो काम भी मिलता था, तो सीजनल नेचर था काम का। मैंने पहले ही बताया आपको कि काम भी ऐसा नहीं था कि वहां पे क्या है कि साल भर चलने वाला कोई काम हो, सीजनल नेचर ऑफ जॉब था। तो सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क। अब जब सीजनैलिटी है जॉब में, काम में, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एक लंबे समय तक बिना किसके, प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क भी उन्हें निकालना पड़ता था। कि एक सीजन में तो काम मिल गया, जैसे हमने बताया कि विंटर्स वगैरह में क्या उन्हें कहीं शिप वगैरह साफ करने का काम मिल गया, लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में गर्मियों में क्या करेंगे। तो सीजनैलिटी होती थी। आफ्टर अ बिजी सीजन वाज ओवर, द पुअर वर ऑफर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। तो जो गरीब लोग थे वो क्या है, एक बिजी सीजन खत्म होता था तो वापस सड़कों पर आ जाते थे, उनके पास में काम की कमी हो जाती थी। अब वापस जब सड़कों पे आ गए तो सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन रूरल एरिया ओपनड अप इन प्लेसेस। तो कुछ लोग ऐसा था कि जब तक शहरों में काम मिल रहा है शहर में काम कर लेंगे, जब शहर में काम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रूरल एरिया में डिमांड बढ़ जाती थी। कैसे, जब फसल की कटाई वटाई आती तो चलो उधर चल देंगे। देखो एक चीज आपने सुनी होगी मेरे मुंह से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हिस्ट्री रिमेन्स सेम, ठीक है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। क्या होता है, जस्ट फैक्ट, फिगर, प्लेसेस, टाइम, ये सारी चीजें बदलती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां समझना कि वर्कर्स जो गांव से शहर में आए थे काम के लिए, तो जब तक शहर में काम रहता तब तक काम करते थे, वापस वो अपने गांव भी माइग्रेट करके चले जाते थे जब गांव में फसल की कटाई होती थी। यही पैटर्न आप अभी आगे जो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिया वाले में, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंडिया वाला पार्ट में आपको समझ में आएगा यही टॉपिक। तो मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स which till the mid 19th century were difficult to find। अब फिर क्या होता था, तो जैसे कुछ लोग तो अपने गांव चले जाते थे वापस, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रीज सीजनल नेचर की होती थी, सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता था। इस कारण से क्या है, जब तक काम था इंडस्ट्रीज में तब तक करा, फिर वो क्या करते थे, मोस्ट ऑफ देम लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स व्हिच टिल मिड 19th century वर डिफिकल्ट टू फाइंड। तो कुछ भी ऑड जॉब ढूंढ लेते थे, आलू ले लो टाइप से, कि कहीं कुछ काम मिल जाए। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता था कि लाइफ ऑफ वर्कर्स
इन द अर्ली इंडस्ट्रियल पीरियड, इन द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। और जॉब्स में अब क्या यही आलू कांदे बेचेंगे वो, ठीक है। तो ये स्थिति हो रही थी। आगे का जैसे देखोगे तो सर चलो इंडस्ट्रीज आ रही है तो मतलब दिखती बात है कि अब थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा तो 2 पैसे ज्यादा इकोनॉमी में आ रहा है, तो क्या वर्कर्स को भी मिलता था, वो पॉइंट समझते हैं। तो वेजेस इंक्रीज समवॉट इन अर्ली 19th सेंचुरी बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो वेजेस बढ़ी, कुछ हद तक क्या है सैलरी वगैरह भी बढ़ती है, किसकी, वर्कर्स की, जो वर्कर्स आए हैं गांव से। लेकिन क्या होता है, लेकिन उन वेजेस के बढ़ने से कोई उनका वेलफेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, वेजेस और रियल वेजेस। फिर एक इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं, समझना थोड़ा सा। वेजेस मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, फाइन, 1000 रुपए कमा रहा हूं और 1000 रुपए के हिसाब से क्या हो रहा है, 1000 रुपए के हिसाब से चीजों की कीमत भी उतनी है कि हाँ 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, इस टाइप से। तो चीजें सही चल रही है। अब मैंने कल 2000 रुपए कमाना शुरू कर दिए, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई, तो वो चीजें जो पहले 5 रुपए किलो थी वो 15 रुपए किलो हो गई है। तो इनफैक्ट हो क्या रहा है कि मेरी सैलरी जरूर बढ़ी है लेकिन सैलरी कम हो गई है। मतलब कि मेरी सैलरी अगर 100% से बढ़ी है और महंगाई अगर 200% से बढ़ गई है, तो उल्टा पहले कम पैसे में मैं जितना सामान खरीद पाता था, ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा, है ना। वही चीज यहां पे हो रही है। क्या? तो विद द इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन द वेजेस, तो लोगों की सैलरी ऐसे रिड्यूस नहीं हुई है, लेकिन जब महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, जैसे बताया नेपोलियन वॉर वो जो टाइम पीरियड रहा तो उस समय पे क्या है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी। तो अब जब महंगाई बहुत बढ़ी तो महंगाई बढ़ने से लोगों की सैलरी अपने आप कम हो गई। तो चाहे सैलरी बढ़ी हो ना बढ़ी हो, लेकिन महंगाई के बढ़ जाने से आपकी सैलरी घट जाती है। और इसी चीज को क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है तो महंगाई, यानी कि ऐसा भी सिस्टम हुआ कि लोगों की वेजेस और रियल वेजेस जो है तो वो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द इनकम ऑफ द वर्कर डिपेंड्स नॉट ऑन द वेज रेट अलोन। और सिर्फ वेजेस पे ही इनकम डिपेंड नहीं होती थी, मैंने बताया सीजनैलिटी ऑफ वर्क है, सारी समस्याएं हैं। तो व्हाट वाज आल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम भी लिमिटेड दिन तक ही रहता था, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे शहर में आ तो गए, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन काम 2 महीने में से 1 महीने ही रहता है बस। 1 महीना क्या है, बैठ के वो जो 1 महीने कमाया है उसको खर्च करना होता है, समझ रहे हो। तो वो एक समस्या रहती थी। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क विच वाज रिलेटिवली लो, पूरे समय काम नहीं रहता था इंसान के पास में। अब बोलोगे सर पूरे समय काम करता भी कौन है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट होना चाहिए ना, कि महीने में 25 दिन भी काम मिल जाए तो काम चले। तो 1 महीने में तो मिल रहा है काम, दूसरे महीने पूरे दिन ही घर बैठे, तो तुम 60 दिन में से 30 दिन काम कर रहा है इंसान, ऐसी स्थिति होती थी। और इसी के चलते अनएम्प्लॉयमेंट जो थी बहुत हाई थी, समझ रहे हो। लाइफ ऑफ वर्कर क्वेश्चन बनेगा, तो लाइफ ऑफ वर्कर में आप ये माइग्रेशन वाले पॉइंट से बताएंगे। माइग्रेट करके आते थे तो चैलेंजेस फेस करना पड़ते थे। सीजनैलिटी ऑफ वर्क के चलते क्या उन्हें ऑड जॉब्स करना पड़ता था, आलू प्याज बेचना पड़ता था। तीसरे में आप क्या लिख दोगे कि वर्कर्स जो थी तो उनकी लाइफ ऐसे भी इफेक्ट हो रही थी कि इन्फ्लेशन वगैरह जब बढ़ रहा था, महंगाई वगैरह बढ़ रही थी, तो उसके चलते वट एवर दे वर अर्निंग देयर रियल वेजेस वाज डिक्लाइनिंग एंड देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ह्यूज स्केल। ठीक है, बड़े स्केल पे आपको क्या देखने को मिलता है, बेरोजगारी देखने को मिलती है। बेरोजगारी बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, यह स्थिति थी। अब जब बेरोजगारी बड़े स्केल पर देखने को मिलती है तो उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रहा था तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहे थे, गरीब हो रहे थे, बेरोजगार थे। ठीक है, तो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू दी मोर पुअर्स इन यूरोप एंड दे वर होस्टाइल टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग द वर्कर। और ऐसा रहता है ना, मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, हम सब परेशान, और हमें लगता है हमारी सबकी परेशानी का कारण ये इंसान है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं बस पत्थर उठा के इसका सिर फोड़ दे। फाइन, इतना वॉलेंट नहीं होना, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो अब जितने भी अनएम्प्लॉयड थे, जितने भी पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, उन लोगों को सबको लग रहा था कि यार मैं बेरोजगार इसलिए हूं क्योंकि ये मशीन आ गई है। ठीक है, मशीन क्या कर रही थी, मशीन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की जरूरत को कम कर दे रही थी। एक मशीन, एक स्टीम पावर जो है, एक स्टीम इंजन जो है, कितने ही वर्कर्स का काम खा जाता था। तो अब कोई इंसान हो तो उसको कोई इधर उधर गली में पकड़ ले, ठीक है, लेकिन अब क्या हो तो मशीन है, उसका क्या कर लोगे, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना। लेकिन लोग भावनाओं में इतना बह गए, मैं आपको बताता हूं क्या, कि पीपल वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग द वर्कर्स एंड देयरफॉर विमेन स्पेशली अटैक्ड ऑन स्पिनिंग जेनी। ठीक है, अब आप सोचोगे स्पिनिंग जेनी कोई इंसान होगी, नहीं, स्पिनिंग जेनी यानी कि ये मशीन है। ये देखो ये मशीन क्या है, तो ये स्पिंडल्स होते हैं, इसमें स्पिंडल से धागा बनता है। तो पहले क्या होता था, एक एक स्पिंडल को एक एक वर्कर घुमाता था, तो एक वर्कर एक स्पिंडल चलाता था, तो एक वर्कर के पास रोजगार होता था। अब क्या है, ये स्पिनिंग जेनी, ये जो मशीन बनाई किसने, नाम ध्यान रखना, जेम्स हारग्रीव्स। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से। तो जेम्स हारग्रीव्स ने जो स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई, इस मशीन में क्या है, इस मशीन में आप जिस देखोगे एक हैंडल होता था, और एक हैंडल, ये हैंडल है, एक चक्रा लगा है,
और इस चक्र से बहुत सारे स्पिंडल्स जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्पिंडल्स मतलब बहुत सारे धागे को एक ही इंसान एक मशीन चला के रोटेट करके बना सकता था, बहुत सारे धागे। तो अब क्या है, जो काम पहले 10 लोग करते थे वो 10 लोगों का काम एक मशीन कर दे रही है। ठीक है, मतलब एक इंसान चाहिए आपको मशीन घुमाने के लिए, 10 इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि 10 इंसान के बराबर स्पिंडल एक मशीन घुमा दे रही है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पिनिंग जेनी पे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वगैरह सब तरह से बनता है, ये मैंने डेफिनेशन भी बना दी है। तो इट वाज अ मशीन डिवाइज्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764 which consist of number of spindles operated by turning a single wheel। ठीक है, एक सिंगल व्हील को घुमाओगे तो बहुत सारे स्पिंडल्स ऑपरेट हो जाएंगे। फाइन, ऑपरेटेड बाय टर्निंग अ सिंगल व्हील which can spin several threads at a same time। It replaced the hand spinning and labor work। तो लेबर वर्क और हैंड स्पिनिंग, जो हाथ से एक एक धागा बनाना पड़ता था, एक एक स्पिंडल, उसको रिप्लेस कर दिया। तो महिलाएं अधिकतर ये स्पिनिंग वाला काम करती थी और महिलाओं को ये जो है अपनी सोतन की तरह लगती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस स्पिनिंग जेनी ने बहुत सारी महिलाओं का काम छीन लिया था। तो एक दिन क्या हुआ, नाराज होकर महिलाओं ने क्या कर दिया, मशीन पे अटैक करना चालू कर दिया, मशीन को तोड़ना चालू कर दिया। तो स्पिनिंग जेनी वाज लाइक दिस, क्या कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन अब स्पिनिंग जेनी को ही पता था क्या कि उसने कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया था। तो दिस वाज द सिचुएशन। वर्कर्स की लाइफ वाज मिजरेबल इन वन वर्ड इफ आई कैन डिफाइन इट। तो वर्कर्स की लाइफ जो थी इट वाज मिजरेबल। अब सवाल ये आता है तो क्या सिचुएशन सुधरी नहीं? मतलब ऐसे क्या वर्कर्स फिर गरीबी में और पाताल में चले गए क्या? नहीं, देखो क्या होता है। तो हाउ डिड द सिचुएशन इंप्रूव देन? तो सिचुएशन ऐसे इंप्रूव होती है कि कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज इन सिटीज ओपनड अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है ना, सिटीज में जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एक्टिविटीज वगैरह बनना चालू हुई, ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रही है मेट्रो वगैरह की, तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि अब आपको ब्रिज बनाना है, आपको सारी चीजें, तो उसके लिए भी लोग चाहिए रहेंगे। तो जो लोग ये सोच के आए थे गांव से कि कहीं हमें इंडस्ट्री वगैरह में काम मिल जाए, लेकिन इंडस्ट्री में तो पहले ही कौन, स्पिनिंग जेनी बैठी थी, मशीन्स बैठी थी। तो इन वर्कर्स ने क्या करा, इन वर्कर्स ने देखा कि जो भी कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रेलवे वगैरह का काम चल रहा है, वहां पे काम कर लेते चलो। ठीक है, तो रोड्स वर वाइडेंड, न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइंस वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज एंड सीवर लेड, रिवर्स एम्बैंक्ड। तो इसके चलते ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s एंड डबल्ड अगेन इन सब्सिक्वेंट 30 इयर्स। तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, इसने कहीं ना कहीं क्या करा, रिलीफ पहुंचाया। अब एक बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर आपका ऐसा बन जाता है, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप? इन यूरोप पूछा स्पेसिफिकली, हाउ द सिचुएशन इंप्रूव्ड। तो आप वो पूरा लिखेंगे, रियल वेजेस वाला पॉइंट, मशीन वाला पॉइंट, सीजनलिटी ऑफ वर्क के कारण लिख दिया आपने, और फिर जब इन सर्च ऑफ जॉब व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्री साइड टू टाउन्स, व्हाट वर द डिफिकल्टीज व्हिच दे फेस्ड, वो सारा सब कुछ लिख के कंक्लूजन ऐसा दे सकते हैं कि उनकी सिचुएशन ऐसे इंप्रूव हुई कि जब क्या हो रहा है, जब आप देख रहे हैं 1840s से लगा के आप क्या देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ा, रेलवे वगैरह का, तो a lot of laborers who were unemployed, workers who were unemployed were absorbed in these sectors। ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया गया। फाइन, तो ये पूरा यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है कि आपने यूरोप वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट करा, कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे देखा, प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड से फैक्ट्रीज का आना, फैक्ट्रीज का चेंज क्या था, वो इंडस्ट्रियल चेंज का पेस क्या था, ठीक है, हैंड लेबर और स्टीम पावर। फिर उसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं, तो वर्कर जो, उनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारा सब कुछ देख लिया। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया कि एक वर्कर्स का पर्सपेक्टिव है और एक किसका पर्सपेक्टिव है, एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है जो हमने देख लिया। अब एक इंडियन पर्सपेक्टिव है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव को अगर हम समझे तो देखो, इंडियन पर्सपेक्टिव मतलब क्या है कि इंडिया का आइडिया देखना आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया में क्या हो रहा था, कैसा इंपैक्ट चल रहा था। यहां तक कहानी वेस्टर्न वाली कंप्लीट हुई है। अब हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो वाला पार्ट जो है, वो वाला पार्ट जो इंडिया वाला, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इंडिया वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इंडिया में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट कल कवर करने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहां कंप्लीट करते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिला, क्या है, ये रिजल्ट है, चौचक रिजल्ट आप क्लास 10th के बच्चों का देख रहे हैं, जो आपके सीनियर्स थे उन लोगों ने जो स्कोर किया। फाइन, 99.8 परसेंटाइल वाज द हाईएस्ट स्कोरर। अब उसी के साथ साथ में क्या है कि अनअकैडमी पर जैसे 2 तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं।
प्लस और आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होते हैं, तो प्लस में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड, ये आइकॉनिक की बात करो, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारे फीचर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। प्लस वाला जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब लेक्चर्स जो हो रहे हैं तो लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर छूट जाता तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मेरी क्लासेस जो होती क्लास 10th के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 बजे से 8 बजे तक रहती है। फाइन, रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 हम रेगुलर कोर्स कंप्लीट करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। अब अगली चीज जो है, स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पर। आप अगर देखना चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है तो इन स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। अब जो स्पेशल क्लास होगी हाफ ईयरली के लिए, पोल सेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस खेल रहे हैं हम, तो वो कब होगी? वो होगी 26 को। 27 तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी डाउट सॉल्विंग, ये 2 स्पेशल क्लासेस अपकमिंग है। साथ ही साथ अब मैंने आपको प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन बताए, तो दिस इज दी राइट टाइम टू टेक सब्सक्रिप्शन इफ यू आर प्लानिंग टू टेक। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज इन दिस टाइम पीरियड 22 अगस्त से 26 तक, तो अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 10% की जगह 20% ऑफ मिलता है ऑन टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन। फाइन, तो जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन सेव अप टू 20% विच इज 4560 एंड यू कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन इन 18,000। और वैसे 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें एडेड एडवांटेजेस थे वो आपको 30,000 में पड़ता है, ठीक है, एंड यू कैन सेव अप टू 20% ओवर दिस ऑल्सो। दिस वॉज द स्टोरी। 2 जो मेरे नए कोर्सेज आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब स्टार्ट हो गए हैं। एवरी सैटरडे का क्लास रहता है, 9th के लिए 8:45 पे रहता है टेस्ट सीरीज, और यही टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए 10th के लिए 7 PM से रहता है एवरी सैटरडे। टेस्ट पेपर देता हूं, उसको सॉल्व करते बच्चे। फाइन, पार्ट 2 में हम मिलेंगे, तो पार्ट 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में हुआ, ठीक है, इंडिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या संबंध है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। यहां तक आपको चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है। अभी के लिए रैप अप करते हैं क्लास को। विल सी यू टुमारो विथ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रखो। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.